हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो भी आज है हमारे पास आईसीएसई क्लास 10th के मैथ्स के लिए टॉप 25 क्वेश्चंस, जिसके साथ आपका पूरा मैथ रिवाइज हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं भी ये सभी, साथ में आपको एक पीडीएफ भी मिल जाएगी और उसमें आपको कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स दी जाएंगी सोल्व करने के लिए। सो भी सबसे पहली हमारी प्रॉब्लम है फ्रॉम दी जीएसटी। तो भी हमें जीएसटी सोल्व करना है, तो हमें सोल्व करना है भी फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल इंक्लूडिंग जीएसटी। अब यहाँ पर उसने कुछ भी इंट्रास्टेट या फिर इंटरस्टेट के बारे में हमें नहीं बताया है, तो हम टोटल जीएसटी ही सोल्व करेंगे। एक बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि जीएसटी ऑलवेज सेलिंग प्राइस पर अप्लाई होता है। तो जो भी मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है हमें, तो हमें मार्क्ड प्राइस में से पहले डिस्काउंट को कर देना है माइनस, तो हमें डिस्काउंटेड वैल्यूज़ मिल जाएंगी। डिस्काउंटेड वैल्यूज़ के ऊपर हमें रेट ऑफ जीएसटी अप्लाई करके जीएसटी को सोल्व आउट करना है। तो कुछ इस तरह से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहला था भी ड्राई फ्रूट, जिस पर के 100 रुपीज़ का डिस्काउंट था, तो हमने मार्क्ड प्राइस में से 100 कर दिया माइनस, तो हमें 1100 मिल गई भी इसकी डिस्काउंटेड वैल्यूज़। इसी के ऊपर हम जीएसटी अप्लाई करेंगे। सेकंड था भी यहाँ पर व्हीट फ्लोर, जो कि 286 का था, उस पर डिस्काउंट था भी 0, तो हमने उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू भी सेम ही रख ली। थर्ड था भी हमारे पास बेकरी प्रोडक्ट, जो कि 500 था और उस पर 10% डिस्काउंट था। इसका मतलब उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू क्या आ जाएगी भी, रिमेनिंग 90% ऑफ द मार्क्ड प्राइस। ठीक है, सो 90% ऑफ द 500 हमने सोल्व कर दिया। 90 बाई 100 इंटू 500 किया, तो हमारे पास 450 रुपीज़ उसका ये डिस्काउंटेड वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। अब इन सभी का हमें जीएसटी सोल्व आउट करना है। तो जीएसटी सिंपल है भी, डिस्काउंटेड वैल्यू को रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो 12% था भी इस पर जीएसटी, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया विद 1100 बाई 100, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो 132। दूसरे का जीएसटी का रेट था भी 5%। अगर सभी का डिफरेंट रेट दिया है तो आपको सभी का जीएसटी यहाँ पर सेपरेटली सोल्व करना होगा। तो इसको भी ऐसे ही आप लोगों ने डिस्काउंटेड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जीएसटी आ गया। थर्ड के लिए भी सिमिलरली हमने जीएसटी सोल्व कर लिया। अब सभी जीएसटी के आंसर्स को हमने प्लस कर लिया, तो भी ऐड करके टोटल जीएसटी आ गया हमारा 200.30। और टोटल आप लोगों ने भी डिस्काउंटेड वैल्यूज़ को भी प्लस करना है, यानी कि ये आपका टोटल सेलिंग प्राइस है। ठीक है, इसके बीच आपने बाद में जीएसटी को भी, इन दोनों को हमने यहाँ पर कर देना है प्लस। तो प्लस करके हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ द बिल आ जाएगा। तो सिंपल है भी, टोटल सेलिंग प्राइस या फिर टोटल डिस्काउंटेड वैल्यूज़ जो भी आपकी आएंगी, और उसमें आपने टोटल जो आपका जीएसटी बनता है उसको कर देना है प्लस, तो आपके पास भी टोटल अमाउंट ऑफ द बिल जनरेट हो जाएगा। ठीक है भी, तो ऐसे आप लोग जीएसटी की सिंपल क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर सकते हैं। इसके बाद है भी हमारे पास फ्रॉम द बैंकिंग चैप्टर, तो जिसमें के भी आपको आरडी अकाउंट के ऊपर प्रॉब्लम्स दी जाती हैं। तो स्टेटमेंट क्या है भी, सलमान डिपॉजिट 1000 रुपीज़ एवरी मंथ। तो सलमान ने भी 1000 रुपीज़ हर महीने जमा करवाए हैं, ये आपकी पी की वैल्यू हो गई भी। ठीक है, और इन रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर द 2 ईयर, तो 2 ईयर से भी हमें मिल जाएगी स्मॉल एन की वैल्यू। ही रिसीव 26,000 ऑन मैच्योरिटी, सो दिस इज़ अवर मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, ये हमें तीन चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। सबसे पहले हमने टोटल इंटरेस्ट निकालना है, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट को सोल्व आउट करना है। ठीक है, तो सिंपल है अभी हमारे पास पी था भी 1000, एन था भी 2 ईयर को हमने चेंज कर लिया इन मंथ्स, और आर हमने ज्यूम कर लिया भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब देखो मैच्योरिटी वैल्यू का बेसिक फार्मूला क्या होता है, पी इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमने P की वैल्यू लगाई, N की वैल्यू लगाई, इधर हमने मैच्योरिटी वैल्यू लगाई, तो ये बन गया हमारा 24,000। ये उस तरफ गया और जाकर माइनस हुआ, तो I की वैल्यू आ गई भी 2000। ठीक है, अब देखो इंटरेस्ट हमारा आ चुका है 2000 उसने पे किया है। अब इंटरेस्ट का जो मेन फॉर्मूला होता है वो हमें अप्लाई करना है, क्योंकि हमें R को सोल्व आउट करना है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अभी P इंटू स्मॉल एन प्लस एन, स्मॉल एन इंटू एन प्लस 1/2 इंटू आर बाई 100 इंटू 1/12। तो ये आपने रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ही फार्मूला है अभी इस पूरे चैप्टर में, तो आपको उसी के ऊपर ही सम हमेशा आ जाता है। तो इसमें आप लोगों ने वैल्यूज़ लगा देनी है, पी की वैल्यू, और बाद में भी यहाँ पर हमने सभी वैल्यूज़ को यूज़ कर लिया, तो टोटल हमारे पास ये वैल्यू बन चुकी है।
अब यहाँ से आर को आपने सिंपली सोल्व आउट कर लेना है, ये दोनों ज़ीरो इसके साथ सोल्व आउट कर यहाँ से हो जाएंगी, 12 को इसके साथ एक कैंसिल कर देंगे, 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, तो बचा भी यहाँ से 25 और एक ज़ीरो बची है, सो 250 इंटू आर बच चुका है। अब आई का ये भी आंसर है अभी 250 इंटू आर, और आई का ये भी आंसर था अभी 2000, दोनों को हम आपस में इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेट करेंगे तो हमारे पास भी आर का आंसर आ जाएगा 2000 बाई 250, दैट इज़ 8 आंसर आ जाएगा आर की वैल्यू, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया अभी हमारा 8%। ठीक है भी, तो ऐसे आप लोग इसको ईजिली सोल्व आउट कर सकते हैं। सो आगे चलते हैं, अभी थर्ड प्रॉब्लम है हमारी फ्रॉम द चैप्टर शेयर्स एंड डिविडेंड। तो आपके भी हर क्वेश्चन में सभी फॉर्मूलाज हो रहे हैं साथ साथ में, तो कोशिश करो कि फॉर्मूलाज को सेपरेटली आप लोगों ने एक पेज के ऊपर, एक शीट के ऊपर नोट करते जाओ। हर चैप्टर में आपको मैं फॉर्मूला बताता रहूँगा, जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपने साथ में ही नोट डाउन ज़रूर कर लेना है। ठीक है, सिर्फ पीडीएफ के सहारे या सिर्फ आप लोग मोबाइल के सहारे मत बैठो, खुद कुछ ना कुछ ज़रूर करो भी। मैथ्स तो फिर ही आएगा जब आप इसको खुद कॉपी के ऊपर सोल्व करेंगे, तो ही आपको अच्छे से सभी प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड होंगी। अब है कि ए मैन अबाउट 200 रुपीज़ शेयर्स, तो ये जब ऐसा हमें बताया जाता है कि 200 रुपीज़ शेयर्स हैं, यानी कि ये उनकी एनवी है। ठीक है, नॉर्मल अपनी नॉमिनल वैल्यू या फिर हम इसे फेस वैल्यू भी बोल देते हैं, ऑफ ए कंपनी एट द 25% प्रीमियम इफ़ ही रिसीव्ड रिटर्न परसेंट ऑफ द 5 ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, फाइंड द मार्केट वैल्यू। हमें सबसे पहले भी मार्केट वैल्यू निकालनी है। अब देखो 200 रुपीज़ वाले शेयर उसने 25% प्रीमियम, यानी कि जब उनका रेट 25% इंक्रीज़ हुआ था तब उसने ख़रीदे हैं। तो सबसे पहले हम लोग मार्केट वैल्यू इसी से ही सोल्व आउट कर लेते हैं। सो भी सबसे पहले है मार्केट वैल्यू का फार्मूला कि मार्केट वैल्यू इज़ इक्वल्स टू दी नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम। अगर डिस्काउंट होता तो हम यहाँ पर करते माइनस करते कि नॉमिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट, तो ये आपका एक फार्मूला बन गया। अब प्रीमियम का हमें रेट बताया गया है, तो वो आ गया अभी 25%। ये हमेशा नॉमिनल वैल्यू के ऊपर अप्लाई होगा। सो 25% ऑफ दी नॉमिनल वैल्यू हमारी 200 है, हमने 200 यूज़ कर लिया। अब इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये बच गया अभी 2 इंटू 25 दैट इज़ दी 50, तो ये हमारी आ गई भी मार्केट वैल्यू 250। क्लियर है अभी, तो मार्केट वैल्यू आ चुकी है। फिर हमारे पास था अभी रिटर्न परसेंट। ठीक है, कितना था अभी 5% है रिटर्न परसेंटेज। इसका फार्मूला होता है अभी रिटर्न परसेंटेज इनटू मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू दी डिविडेंड परसेंट इनटू दी नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, डिविडेंड जो होता है अभी वो हमें नॉमिनल वैल्यू के ऊपर मिलता है, और जो रिटर्न परसेंट होता है अभी वो हम मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग सोल्व कर लेते हैं। तो रिटर्न परसेंटेज को हमने पी एज्यूम कर लिया, सो पी बाई 100 इंटू एम वी इज इक्वल टू आर बाई 100 इंटू दैट इज़ दी ए एन वी। तो 100 के साथ भी 100 यहीं से सोल्व आउट कर दो। तो हमने आर सोल्व करना है, रेट ऑफ द डिविडेंड हमें दिया नहीं हुआ, हमें प्रॉफिट परसेंटेज दी गई है, रिटर्न परसेंटेज हमें दी गई है। तो आर का फार्मूला ये बन जाएगा, सभी के आंसर पुट करेंगे, पी की वैल्यू, मार्केट वैल्यू और एन वी। तो यहाँ से हमारा ईजिली सोल्व आउट होकर ये बच जाएगा 6.25% पर एन्यूम। ठीक है, तो ये हमें डिविडेंड का रेट भी मिल चुका है। अभी थर्ड पार्ट में क्या है कि हमें डिविडेंड दिया गया था कि हमारे पास टोटल 1000 रुपीज़ का डिविडेंड आ रहा है। हमने नंबर ऑफ़ शेयर्स को सोल्व आउट करना है कि हमने कितने शेयर्स बाई किए थे। तो इसका फार्मूला होता है अभी डिविडेंड इज इक्वल्स टू दी नंबर ऑफ़ शेयर्स इंटू आर परसेंट इंटू एन वी। तो हमारे पास सब कुछ है। डिविडेंड की वैल्यू हमने लगाई 1000, नंबर ऑफ़ शेयर हमने सोल्व करने हैं, आर परसेंटेज हमने अभी अभी ऊपर सोल्व की है, 6.25 ओवर दी 100 इंटू द 200 इज़ दी नॉमिनल वैल्यू। तो इन सभी को सोल्व आउट करेंगे, ये 6.25 और 2 जो है ये दोनों दूसरी तरफ जाएंगे डिवाइड में, तो ये आ गया अभी हमारा 1000 बाई 6.25 इंटू 2। तो यहाँ से इनको सोल्व करके हमारे पास 80 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके भी एक ही सम में शेयर एंड डिविडेंड के ऑलमोस्ट सभी फॉर्मूले हो चुके हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट भी यही फार्मूला है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू एन इंटू आर परसेंटेज इंटू दी नॉमिनल वैल्यू। बाकी इसके एक दो और फार्मूले हैं, वो आपको जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दी जाएंगी वहाँ पर आपके यूज़ हो जाएंगे और आपको वो भी याद हो जाएंगे। क्लियर है अभी? ठीक है, तो सिंपल था अभी ये भी क्वेश्चन, साथ साथ में भी सोल्व ज़रूर करो। तो सोल्व करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए भी। आगे अभी हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज़ में से ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादातर एग्ज़ाम में आते हैं
कि सोल्व द इन इक्वेशन, राइट द सोल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द रियल नंबर लाइन। हमें दो भी यहाँ पर इन इक्वेशंस दी गई हैं, ठीक है, ये दो इन इक्वेशंस हैं, तो इनको हमने सोल्व आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको टू पार्ट्स में ब्रेक करके दोनों को सेपरेटली सोल्व करते हैं। तो भी ये थी हमारी मेन इक्वेशन, तो हमने पहले इस पार्ट को सोल्व आउट करना है, तो इसको हमने भी यहाँ पर सेपरेट रख लिया। अब देखो इसके डिवाइड में है, दैट इज़ दी ए 3, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय ए 3 कर देंगे। पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो इनइक्वालिटी सेम रहती है, नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो तो इनइक्वालिटी हमें चेंज करनी पड़ती है। तो इसको किया, पहले इस साइड को पूरा a3 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पर x को a3 के साथ मल्टीप्लाई और इस पूरी टर्म को a3 के साथ मल्टीप्लाई। यहाँ से 3 के साथ 3 कैंसिल हुआ, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पर था भी यहाँ पर था भी हमारे पास 3x और यहाँ से था भी -x, ये दोनों सोल्व होकर क्या बच गया 2x और ये था भी हमारा +1। अब ये इस तरफ आएगा 6x, तो यहाँ पर इसका साइन है माइनस, उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, ये 1 जाएगा अभी उस तरफ, तो ये 9 में से जाकर माइनस हो जाएगा 8। तो अब इसको 8 के साथ डिवाइड की जाएगी, तो ये आ गया अभी हमारा x इज़ लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ पर हमारा मेन आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली हम इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसमें भी सिमिलरली आपने क्या देखना है, जो भी टर्म्स डिवाइड में रहती हैं, यहाँ पर है भी a3 और यहाँ पर है भी दैट इज़ दी a5, तो हम 3 और 5 का भी यहाँ पर LCM सोल्व कर लेंगे, दैट इज़ दी 15 सिंपली। तो 15 के साथ भी हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि डिवाइड में से सभी टर्म्स हमारी सोल्व आउट हो जाएं। ठीक है, अभी तो 15 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ से कैंसिल हो गया और ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली ये वाली टर्म्स बचेंगी। तो x वाली टर्म्स को भी यहाँ पर सोल्व करेंगे, 10x यहाँ से बचा +5 इज़ ग्रेटर देन 6x। अब 6x इस तरफ आएगी और 5 उस तरफ जाएगा, तो ये बचा अभी 4x ग्रेटर देन -5। अब 4 के साथ डिवाइड किया तो x ग्रेटर देन -5/4। अब इसको ध्यान से रीड आउट करें कि x इज़ ग्रेटर देन -5/4 एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू 1, तो इन दोनों को ज्वाइन करने पर आंसर क्या बन गया, अभी x जो है वो -5/4 से ग्रेटर देन है और लेस देन इक्वल टू है 1 के साथ। अब इसको जब आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो -5/4 जो है भी उसके साथ इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो यहाँ पर बनाएंगे भी ऐसे कुछ भी मतलब एम्प्टी सर्कल। ठीक है, जहाँ पर भी -5.4 है और +1 पर हम लोग सर्कल को अंदर से डार्क कर देते हैं, तो ये हो गया अभी हमारा +1। जहाँ पर इक्वल टू का साइन है वहाँ पर डार्क सर्कल बनाना है, जहाँ पर इक्वल टू का साइन ना हो वहाँ पर ओनली आपने एक यहाँ पर एम्प्टी सर्कल बना देना है। ठीक है, और यहाँ पर कहीं पर हमारी 0 की वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर वो भी आप लोग शो कर सकते हैं, ना भी शो करेंगे तो भी सही है, तो ऐसे आप लोग इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है अभी? तो ऐसे आपने दो पार्ट्स में डिवाइड करके पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देना है। तो इसकी प्रैक्टिस भी ज़रूर करो, प्रैक्टिस ही आपको बेहतर बनाएगी, उसी के साथ ही आपका एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है। सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये आपकी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। गिव योर आंसर करेक्ट टू दी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें आंसर निकालने हैं। और अब देखो भी ये जो प्रॉब्लम है भी ये हमने एग्ज़ाम में से ही उठाई है, तो वहाँ पर आपको साथ में दिया गया है कि यूज़ दी मैथमेटिकल टेबल्स फॉर दिस क्वेश्चन। तो मतलब आपने जो स्क्वायर रूट वगैरह सोल्व करने हैं उसके लिए आपको मैथमेटिकल टेबल दिया जाएगा। बाकी आपने स्क्वायर रूट सोल्व करने सीखने भी ज़रूर है कि अगर टेबल ना दिया हो तो हमें क्या करना है, आपको खुद को भी सोल्व करना आता होना चाहिए स्क्वायर रूट। ठीक है, जो आपने पॉइंट्स में निकालना होता है। अब इसमें तो सिंपली है भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे हमारी जनरल फॉर्म के साथ ax² + bx + c। तो a की वैल्यू होगी भी हमारी 2, b की वैल्यू होगी हमारी -5 और c की वैल्यू होगी हमारी -4। ठीक है, तो a हो गया 2, b -5 और c हो गया -4। अब फॉर्मूला क्या होता है अभी, x इज इक्वल्स टू दी क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b² - 4ac। इस b² - 4ac को ही हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग नेचर ऑफ रूट्स वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं।
अब इसमें सभी आंसर्स को यूज़ करेंगे, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू, यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा अभी हमारा प्लस, और 5 का स्क्वायर ये बन गया, और ये बन गया अभी हमारा 57 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ से आगे दो ऑप्शन है कि अगर आपको मैथमेटिकल टेबल्स दिए जाएं तो आप वहाँ से 57 का स्क्वायर रूट देखकर आंसर यूज़ कर लें, सिंपल है। अगर ना दिए जाएं तो आपको 57 का स्क्वायर रूट सोल्व करना होगा पॉइंट्स में। अब देखो उसने कहा था अभी अप टू दी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हम लोग एक ज़्यादा के लिए सोल्व करते हैं, यानी कि अप टू दी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसलिए इसने जो पॉइंट वाली वैल्यू यहाँ पर लगाई है 7.549। सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी डेसिमल से पहले वाला डिजिट भी साथ में ही काउंट होगा, 1 2 3 4। हमने 4 तक वैल्यूज़ ली हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने यूज़ की हैं। अब इसको एक बार करेंगे प्लस, एक बार करेंगे माइनस, तो एक बार होगा भी हमारा 5 प्लस 7.549/4, इसको डिवाइड करके भी हमारा ये आंसर बनेगा, ठीक है। और एक बार हम लोग यहाँ पर करेंगे भी 5 माइनस 7.549/4, उसको सोल्व करके ये आंसर बनेगा। अब उसने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का है तो आप इसको राउंड ऑफ करके भी शो कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा अभी 3.14, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसको चेंज करके भी शो कर सकते हैं। इसमें तो ऑलरेडी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि इससे पहले तो 0 आ चुकी है, वो हम बीच में नहीं काउंट करते। क्लियर है अभी? तो इसका फॉर्मूला याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे इजी पार्ट होता है अभी ये। अगर आपने एक दो इसके साथ के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं तो ये आपसे ईजिली सोल्व आउट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आगे चलते हैं। दिस इज़ आल्सो फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट हमें पहले बनानी होगी इक्वेशन। स्टेटमेंट क्या है कि ए मैन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ द 100 किलोमीटर ट्रैवलिंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स स्पीड के साथ जा रहा है, डिस्टेंस उसने 100 किलोमीटर करनी है कवर। अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो जाए, मतलब वो स्पीड अपनी 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज़ कर ले, देन ही वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो उसका भी टाइम जो है शॉर्ट हो जाएगा। वो तो है ही, अगर हम ज़्यादा स्पीड से जाएंगे तो टाइम उसका 1 आवर लेस हो जाएगा। तो हमें उसकी स्पीड निकालनी है कि वो कितनी स्पीड थी भी उसकी स्टार्टिंग में जिसके साथ वो मूव आउट कर रहा था। क्लियर है अभी? तो सिंपल है। तो हम डिस्टेंस तो बोथ केसेस में सेम है अभी, 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर। स्पीड एक साइड पर है अभी हमारी, दैट इज़ x किलोमीटर पर आवर, दूसरी साइड पर हमने जो बाद वाला केस था x + 5 अज्यूम कर ली। अब बेसिक फार्मूला स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस हमने यूज़ की भी 100 और हमारा टाइम है t1। अब हम लोग t1 को उस तरफ लेकर जाएंगे और x को नीचे ले आएंगे t1 की जगह पर, तो t1 बिकम्स भी 100/x। सिमिलरली दूसरे केस में जब उसने 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज़ कर ली थी स्पीड, उसमें भी हम लोग सेम करेंगे और सेम फार्मूला आ जाएगा अभी डिस्टेंस बाय स्पीड, दैट इज़ दी x + 5। अब उसने खुद बताया है कि जो सेकंड केस है अभी, जब हमने ज़्यादा स्पीड की है तो टाइम हमारा 1 आवर लेस हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर इक्वेशन क्या बनाएंगे भी, t1 - t2 इज इक्वल्स टू दी 1 आवर, ठीक है। t1 और t2 के आंसर पुट करेंगे। सो भी फिर इन दोनों का भी यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा और एलसीएम होकर यहाँ से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और x को इधर मल्टीप्लाई, तो ये हमारी सिंपल कैलकुलेशन है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 100x के साथ 100x हमारा माइनस हो जाएगा, नीचे भी हमने ब्रैकेट ओपन कर ली। अब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी सिंपली, और 500 दूसरी तरफ जाएगा और ये हमारा सिंपली इक्वेशन बन गया x² + 5x - 500। इसके पहले अपने रूट बनाने की ही कोशिश करनी है, तो इसके रूट क्या बन गए भी हमारे पास 25 × दी 820। तो यहाँ से इसको सोल्व करके हमने सिर्फ पॉजिटिव आंसर भी यूज़ करना है, ठीक है। भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना तो आपको आता ही होगा। तो अभी यहाँ से हमारे पास आंसर आ चुका है कि x इज़ इक्वल्स टू दी 20 किलोमीटर पर आवर, इसकी जो स्टार्टिंग में स्पीड थी, ठीक है। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, तो हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही यहाँ से यूज़ करनी है। क्लियर है अभी? तो ऐसे आप लोग स्टेटमेंट से पहले इक्वेशन बनाएं, फिर उस इक्वेशन को आप लोगों ने सोल्व आउट कर देना है। ऐसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपका 6th चैप्टर है उसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर आता है अभी हमारा रेशो प्रपोर्शन में से भी 2 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों ने अच्छे से इनको अंडरस्टैंड करना है और इसकी जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होंगी भी उनको भी ज़रूर सोल्व आउट करना।
तो पहला पार्ट इसका सोल्व करते हैं। सो बी यूजिंग दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्रोपोर्शन हमें इसको सोल्व आउट करना था इस इक्वेशन को। तो हमने क्या किया अभी देखो, यहाँ पर सेम क्या है कि ऊपर में एक टर्म और नीचे वाला पूरा डिनोमिनेटर एक सा है, ठीक है। तो ऐसे केस में कि जब डिनोमिनेटर ओनली ए सिंगल टर्म हो या फिर जैसे यहाँ पर है 2x+5 वगैरह और ऊपर वही सेम पार्ट यूज़ हो रहा है, तो हम लोग अप्लाई करेंगे भी डिविडेंडो, ठीक है। डिविडेंडो क्या होता है कि अगर a/b = c/d है तो हम डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर्स में से माइनस करके भी रेशो में लिख सकते हैं, यानी कि a - b/b और c - d/d ऐसा भी यूज़ किया जा सकता है। तो वही सेम रूल हमने यहाँ पर अप्लाई किया। डिविडेंडो डिवाइड वाली टर्म ऐसे ही रहेगी, ठीक है, ऊपर से जाकर ये माइनस हो जाएगी। ओके, अब इसकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन होंगी तो ये 3x के साथ 3x कैंसिल और ये 5 के साथ 5 कैंसिल, ऐसे ही दूसरी तरफ ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। अब यहाँ से x² के साथ भी x² भी हो जाएगा हमारा कैंसिल, बिकॉज x इज़ नॉट इक्वल टू 0 हमें दिया गया है स्टेटमेंट में। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग इजीली x की वैल्यू सोल्व आउट ये कर सकते हैं, x = 5 आ जाएगा। क्लियर है अभी? अब इसी का ही जो सेकंड पार्ट है अभी उसमें क्या है कि ABC आर इन दी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि a/b = b/c होगा। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, b² = AC। अब हम इसको अपनी इक्वेशन में यूज़ करते हैं, b² की जगह पर पुट कर देते हैं अभी हम लोग AC, ठीक है। और फिर क्या होगा, ऐसे ही हमने ऊपर भी यूज़ कर लिया b² की जगह पर AC, ठीक है भी। अब ऊपर वाली सभी टर्म्स में से भी a आ जाएगी कॉमन और नीचे वाली सभी टर्म्स में से c आ जाएगी हमारी ये कॉमन, ठीक है। अब ये दोनों सेम टाइप की ब्रैकेट्स बनी हैं, इन दोनों को हम लोग माइनस कर देते हैं तो आंसर आ गया a/c। तो सिंपली हमें ये यूज़ करना था कि b² = AC। सो भी इसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम फ्रॉम द रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम। तो हमें x - 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल बताया गया है। अगर ये इसका फैक्टर है तो हम लोग यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी 2, तो 2 इसमें हम लोग यूज़ करके k की वैल्यू को ईजिली सोल्व आउट कर सकते हैं। और फिर हमें करना है भी इसको फैक्टराइज, यानी कि आपको इसको डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करके आपके पास जो आंसर बचेगा उससे हम इसके फैक्टर बना देंगे। तो हमने वही किया, अभी पहले x की वैल्यू इसमें 2 पुट कर दी, ठीक है। तो आपने 2 ही क्यों पुट की, उसने दिया था कि x - 2 इज़ ए फैक्टर, इसको हम लोग = 0 करेंगे तो वहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो वो यहाँ पर एक सिंपल सी भी इसकी कैलकुलेशन बनेगी। तो यहाँ पर बचा भी 2k, तो हमने यहाँ से k की वैल्यू सोल्व कर ली, दैट इज़ दी 7, ठीक है। अब हमें भी x - 2 के साथ अपनी पूरी इस क्यूबिक पोलिनोमियल को डिवाइड करना है, लॉन्ग डिवीज़न करनी है। अब इसके रूल्स क्या होते हैं कि हमें चाहिए भी 2x³। तो 2x³ यहाँ पर बनाने के लिए भी हम लोग x को किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई यह करवाएंगे, दैट इज़ दी 2x², ठीक है। अब इसको 2x² के साथ मल्टीप्लाई हुई तो ये बना भी 2x³, फिर 2x² को 2 के साथ मल्टीप्लाई हुई तो भी वो बना 4x²। अब इसको माइनस करना है अभी, तो इन टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, ये बना माइनस का और ये बना प्लस का, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। और यहाँ पर क्या बचा अभी, -7 + 4, तो ये बच जाएगा -3x²। साथ में ऊपर से भी 7x आएगा तो ये बचा भी 7x। अब हमें फिर से -3x² बनाना है, तो हम लोग भी x को किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें, दैट इज़ दी -3x, ठीक है। x को -3x के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये वो बन जाएगा अभी -3x²। तो -3x को साथ वाली टर्म के साथ यानी कि -2 के साथ मल्टीप्लाई हुई तो वो बन गया अभी हमारा +6x। साइन अपोजिट हुए, ये दोनों कैंसिल हो गए। 7 - 6 क्या बचा अभी, ओनली x, ऊपर से आया अभी हमारा 2, ये बच गया अभी x - 2। अब ये तो सेम आ गया, इसके साथ की टर्म ही है सिमिलर, तो ये हमारा 1 पर ही चला जाएगा। तो 1 पर जाएगा तो 0 रिमाइंडर, तो ये भी डिवाइड करके बच गया 2x² - 3x + 1। इसका मतलब भी px के 2 पार्ट हो चुके हैं ये, ठीक है, ये दोनों। अब इसे स्क्वायर वाली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की हमने स्प्लिटिंग कर लेनी है, मल्टीप्लाई करके हमें भी 2 × 1 2 चाहिए, ये बच गया अभी 2x और x, ये दोनों इसके पार्ट्स होंगे स्प्लिटिंग करके। अब यहाँ से हमारे पास भी फैक्टर बन जाएंगे, ये 3 फैक्टर बन जाएंगे। क्लियर है अभी?
तो भी यहाँ पर मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको बेसिक कैलकुलेशन, स्प्लिटिंग मेथड वगैरह, फैक्टर बनाने, इतना काम तो ज़रूर आता ही होगा। तो मैं आपको बेसिक जो रूल है वो नहीं एक्सप्लेन करूँगा, तो सम में क्या यूज़ करना है वो आपको अच्छे से ज़रूर एक्सप्लेन किया जाएगा। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। अभी मैट्रिक्स में से भी 2 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, छोटे छोटे हैं दोनों क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में भी ए मैट्रिक्स दी गई है, हमें ए का स्क्वायर सोल्व करना है, फिर ए स्क्वायर को हमने पी ए के इक्वल कर कर पी की वैल्यू निकालनी है। और दूसरा हमारा सिंपल है, ए बी सी मैट्रिक्स दी गई है, हमें ए प्लस सी करना है, फिर ए प्लस सी को हमें बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 5b करना है, फिर इस b इंटू ए प्लस सी में से 5b को कर देना है माइनस। तो यानी कि ऊपरले पार्ट हो जाएंगे तो आगे के पार्ट्स भी सारे ईजिली होते रहेंगे। तो सिंपल है। अभी सबसे पहले हमारे पास थी भी ए मैट्रिक्स, तो हमें ए स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, ये नहीं कि आपने एलिमेंट सभी का स्क्वायर कर देना, ऐसा नहीं। यानी कि ए को ए के साथ हमने मल्टीप्लाई करनी है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाइकेशन करनी है। उसको कैसे करना है वो अब आप लोगों ने ध्यान से देखना है। पहली मैट्रिक्स की रो को यूज़ करेंगे और सेकंड मैट्रिक्स का भी हम यहाँ से कॉलम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले एलिमेंट को पहले के साथ मल्टीप्लाई 4 इंटू 4 और दूसरे यानी कि -4 को -4 के साथ। अब 4 इंटू 4 बचा भी हमारा 16, -4 इंटू -4 भी क्या बचा 16। सिमिलरली रो यही रहेगी, फिर हमारा सेकंड कॉलम आ जाएगा। ठीक है, 4 इंटू हम लोग करेंगे भी इस बार -4 -16, -4 इंटू 4 करेंगे तो ये भी -16। तो सिमिलरली हमने सेकंड रो के साथ जब ऐसा ही करना है तो हम लोग सेकंड रो में यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। सिंपल है। ठीक है भी। अब हमें ए स्क्वायर को पी ए के इक्वल करना है। जो भी हम लोग ऐसे किसी कांस्टेंट या स्केलर के साथ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे वो सभी एलिमेंट के साथ अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो P सभी एलिमेंट के साथ अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया। किसी भी एक एलिमेंट के पेयर को भी, जो एलिमेंट टू एलिमेंट भी हम यहाँ पर इक्वेट करते हैं, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं उनके सभी एलिमेंट टू एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो हमने 32 को 4P के साथ इक्वेट कर दिया, तो 4 जाकर डिवाइड हुआ तो P की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है भी, ऐसी छोटी सी प्रॉब्लम है, सिंपल है। तो आपको यहाँ पर ए स्क्वायर कैसे सोल्व आउट करना है उसके बारे में आइडिया हो जाएगा। फिर अभी आगे हमारे पास ए मैट्रिक्स थी, जो हमारी सेकंड क्वेश्चन है, बी मैट्रिक्स थी, सी मैट्रिक्स है। सबसे पहले ए प्लस सी करना है, तो प्लस करने में क्या ध्यान रखना है अभी, एलिमेंट टू एलिमेंट भी यहाँ पर सोल्विंग होगी, जैसे कि 1 -5 के साथ, फिर सेकंड एलिमेंट 2 विद दी 1, ठीक है, ऐसे ही 3 विद दी 7 और ऐसे ही लास्ट यानी कि 4 विद दी -4। ऐसे एलिमेंट टू एलिमेंट हम इसकी कैलकुलेशन करके आंसर लिख देंगे। अब ये a प्लस सी का आंसर आ चुका है। अब सेकंड पार्ट था अभी b इंटू ए प्लस सी करना है, तो ये हमारी b मैट्रिक्स है, ये हमारा a प्लस सी का ऊपर वाला आंसर है। अब सिमिलरली जैसे हमने अभी की थी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, पहले की रो है और दूसरे का भी यहाँ पर कॉलम है। अगर आप ये अच्छे से खुद सोल्व कर लेते हैं तो आपको ईजिली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो भी ईजिली याद ज़रूर हो जाएगी। ठीक है, भी दोनों सम में यूज़ हो रही हैं। तो ये हमारा पहला एलिमेंट आ गया, ऐसे ही हम लोग सेकंड कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, ऐसे ही सेकंड रो के साथ ये दोनों एलिमेंट निकाल कर आपने आंसर निकाल देना है। फिर हमें सोल्व करना है अभी 5b, जो कि सिंपल है। अभी b मैट्रिक्स को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। मैंने आपको अभी बताया था किसी भी कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करनी है तो अंदर सभी एलिमेंट को उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये सभी को मल्टीप्लाई हो गई। अब इन दोनों को हमने करना है अभी माइनस। सो b इंटू ए प्लस सी का आंसर तो हमारे पास था ही यहाँ पर, और 5b का आंसर भी है। दोनों के आंसर यहाँ पर हमने पुट करके, माइनस में भी सेम रूल है कि एलिमेंट टू एलिमेंट हमने प्लस माइनस करनी होती है। सो 2 माइनस हो जाएगा हमारा 10, सेकेंड एलिमेंट में से सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा, ऐसे 1 बाय 1 सभी एलिमेंट को माइनस करके ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है भी, तो ऐसे मैट्रिक्स में से भी सिंपल सी क्वेश्चंस आ जाते हैं। बाकी जो मैं आपको एक प्रैक्टिस फाइल प्रोवाइड करवाऊंगा उसमें से आपने ज़रूर प्रॉब्लम्स को भी सोल्व आउट करना है, तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद है अभी एपी में से सम है, एपी जीपी के चैप्टर्स आएंगे। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी हैज़ 3 एज इट्स फर्स्ट टर्म, द सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म्स इज 2 टाइम्स द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। तो हमें डी सोल्व करना है अभी, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर सम का फार्मूला यूज़ हो रहा है, ए की वैल्यू हमें दी गई है, दैट इज़ दी ए 3। ठीक है,
तो क्या होगा, अभी ए की वैल्यू दी गई है 3, उसने कहा था कि सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म्स इज 2 टाइम्स द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स। अब देखो भी यहाँ पर एस एन का फार्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल्स टू दी जितनी टर्म्स हैं यानी कि भी यहाँ पर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो क्या फार्मूला होता है अभी, सो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा भी एस एन यानी कि सम ऑफ टर्म्स का फार्मूला रहता है। तो दोनों तरफ हमने भी फार्मूला अप्लाई कर दिया है। अब इसकी हमने यह कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर 2 के साथ 2 कैंसिल, ये कैंसिल हुआ तो 4 बच गया, अंदर बचा है 6 और 7d, यहाँ पर अंदर बचा है भी 6 और 4d। ठीक है, अब दोनों ब्रैकेट्स को भी हम लोग यहाँ पर ओपन कर देंगे। d वाली टर्म्स को भी आप लोगों ने सेम साइड पर यूज़ कर लेना है, 28d माइनस 20d दैट इज़ 8d, और यहाँ पर आएगा भी हमारा 30 माइनस 24 दैट इज़ दी 6। तो यहाँ से हमारा d का आंसर सिंपली आ जाएगा। ठीक है भी, तो ऐसे आप लोग एस एन वाले फार्मूले से डी के आंसर को ईजिली सोल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। जीपी में से है भी एक प्रॉब्लम, तो आपको जीपी के फॉर्मूले भी रिवाइज हो जाएंगे। तो हमें दिया गया है कि 1701 इज़ दी nth टर्म ऑफ द जीपी। ठीक है, जीपी भी हमें दी गई है। तो जीपी में पहली टर्म 7 है, सेकंड 21 है, फिर 63 है, यानी कि आर अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो वो बन जाएगा अभी सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म दैट इज़ दी 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एन एंड देन हमें सम ऑफ टर्म्स भी सोल्व करना है, यानी कि यहाँ पर आपके दोनों फार्मूले यानी कि ए एन और यहाँ पर सम का फार्मूला दोनों यूज़ हो जाएंगे। तो पहले ए की वैल्यू थी, आर हमने सोल्व कर लिया दैट इज़ दी 3। तो सबसे पहले भी ए एन उसने हमें दी है जो भी यहाँ पर nth टर्म है। तो nth टर्म का भी फार्मूला क्या होता है, अभी ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू पावर n-1। ठीक है, तो ये फार्मूला भी आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है। अब a की हमने वैल्यू पुट की, r की वैल्यू पुट की, और ये हमें nth टर्म का आंसर दिया गया था। अब ये 7 उस तरफ जाएगा, अभी डिवाइड होगा, तो इसको डिवाइड किया तो ये बच गया अभी 243। अब 243 को हम लोग इसी साइड पर जो है भी हमारी बेस है जो है वो है भी हमारा 3, तो हम लोग 243 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन बनाकर उसको 3 की पावर में ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये होता है अभी 3 रेज टू पावर 5, ये आप लोग खुद सोल्व करके देख सकते हैं। तो बेस इक्वल हैं तो पावर्स भी इक्वेट कर देंगे, n-1 इज इक्वल्स टू दी 5। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल चुकी है अभी 6। ठीक है, इसके अलावा भी उसने हमसे यहाँ पर भी सम भी सोल्व करने के लिए कहा था कि सम ऑफ दी टर्म्स हमें सोल्व करना है। जीपी में भी सम का फार्मूला क्या होता है, दैट इज़ a इंटू आर रेज टू पावर n-1 ओवर r-1। ठीक है, तो a की वैल्यू है अभी हमारी 7 और r की वैल्यू है भी हमारी 3-1, ओवर में भी 3-1। नीचे वाली टर्म हमारी सोल्व हो जाएगी, ऊपर तो पावर जो है अभी वो ऐसे ही रहेगी, नीचे आ गया अभी 3-1 दैट इज़ दी 2। तो ये हमारा भी एस एन का आंसर ईजिली बन जाएगा 7/2 इंटू 3 रेज टू पावर n-1। इतना क्लियर है अभी? चलो, सो आगे चलते हैं। अगर आपको n की कोई वैल्यू दी होती तो आप उसे यूज़ करके एग्जैक्ट आंसर भी सोल्व आउट कर सकते हैं। आगे है भी हमारा रिफ्लेक्शंस चैप्टर में से प्रॉब्लम। तो सिंपल सबसे इजी चैप्टर है, बट आपने एक बार प्रैक्टिस इसकी ज़रूर करनी है। रिफ्लेक्शंस के आपको रूल याद होने चाहिए कि अगर रिफ्लेक्शन हो रही है अभी इन दी जिस एक्सिस में हो रही है दूसरे की वैल्यू के हमें साइन चेंज करने हैं। अगर एक्स एक्सिस में हो रही है तो हमें वाई के साइन चेंज करने हैं, अगर वाई एक्सिस में हो रही है तो भी फिर हमें यहाँ पर एक्स के साइन को चेंज करना है। ओरिजिन में हो रही है तो दोनों के साइन ही हमें चेंज करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भी हम लोग ए बी सी पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और फिर आपने ये भी देखना है कि अगर आपको बताया गया है अभी 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, अगर आपका ग्राफ 2 सेंटीमीटर के बॉक्स वाला है तो आपने उसको 1 अज्यूम कर लेना है। अगर 1 सेंटीमीटर वाला है तो आपने 2 बॉक्सेस को 1 अज्यूम करना है। ठीक है, तो इसका आपने ग्राफ कुछ इस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले हमने ए बी और सी पॉइंट्स को प्लॉट कर लेना है। तो ये हमारे भी ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट बन जाएंगे। ठीक है भी, रिफ्लेक्शन ऑफ ए बी ऑन दी एक्स एक्सिस, ए बी को एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ए था भी हमारा 1-3, तो क्या बनेगी भी उसकी रिफ्लेक्शन 1-3, वाई का साइन चेंज होगा। बी में भी सेम करेंगे 1-2,
तो ये हमारे भी यहाँ पर ई और डी पॉइंट्स बन जाएंगे, ई और डी पॉइंट, जो कि ए और बी की रिफ्लेक्शन इन दी, यहाँ पर है भी एक्स एक्सिस और यहाँ पर है हमारा वाई एक्सिस। इतना क्लियर है अभी, ठीक है। अब सिमिलरली हमें ए और बी की रिफ्लेक्शन करनी है अभी ओरिजिन में। ओरिजिन में जब इसकी बी की रिफ्लेक्शन करेंगे भी वो इस तरफ आ जाएगा जी, और ए की रिफ्लेक्शन करेंगे भी वो यहाँ पर एफ आ जाएगा, यानी कि दोनों के साइन ही हमें चेंज करने होंगे, ठीक है अभी। अब ए बी और सी की रिफ्लेक्शन करनी है अभी वाई एक्सिस में, यानी कि एक्स के साइन चेंज होंगे, ठीक है। एक्स वाली वैल्यूज़ के साइन हमने चेंज कर देने हैं। ए बी सी जो हमारे मेन पॉइंट है, यानी कि इस तरफ आएगी, ए की रिफ्लेक्शन भी यहाँ पर बन गई, बी की यहाँ पर बन गई, और ये जो सी पॉइंट था ऑन दी एक्सिस उसकी यहाँ पर बन गई, ठीक है अभी। अब ये ऐसे आप लोगों ने रिफ्लेक्शंस को शो करना है। अब इन सभी को आपने ज्वाइन करके जो शेप बनी है उसका नाम लिखना है। तो इनको ज्वाइन कर देंगे तो इस तरह से कुछ शेप बनेगी। इसका कुछ स्पेसिफिक नेम तो होगा नहीं, बट इसमें आप लोग साइड्स को गिन सकते हैं अगर कोई स्पेसिफिक नाम ना हो। टोटल कितनी साइड है अभी यहाँ पर 10, तो ये क्या बन जाएगा हमारा डेकागन, ठीक है। ये बन गया हमारा डेकागन। क्लियर है अभी। तो ऐसे आप लोग सिंपल रिफ्लेक्शन हमने कैसे एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और भी यहाँ पर ओरिजिन में करनी है, ये आपने अच्छे से यहाँ से सीख लेना है। क्लियर है। तो आगे चलते हैं। आगे है अभी हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन एंड सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला, दोनों में से जॉइंट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसमें से हम लोग भी 2 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो पहला है भी हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ़ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड बाद में हमें इक्वेशन निकालनी है ऑफ द लाइन जो इस पॉइंट से और पैरेलल टू दिस इक्वेशन हो, उसकी हमें इक्वेशन सोल्व करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जो भी दोनों इक्वेशंस दी गई हैं हमें इक्वेशन में से स्लोप निकालनी है। अब देखो स्लोप हम लोग अगर 2 पॉइंट्स दी हों तो उनसे स्लोप निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 करके। अगर हमें एंगल दिया है तो हम लोग tan थीटा से स्लोप निकाल सकते हैं। अगर हमें इक्वेशन दी गई है तो स्लोप का फार्मूला क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x है अभी यहाँ पर 5 और कोफिशिएंट ऑफ y है अभी यहाँ पर -3। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा स्लोप का आंसर आ गया। सेकेंड इक्वेशन में से भी सिमिलरली आप लोगों ने स्लोप सोल्व कर लेनी है। सेम फार्मूला वो आ गई 6/p। इसको हमने मान लिया है अभी यहाँ पर m2 और इसकी स्लोप को हमने मान लिया है अभी यहाँ पर m1। अब दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो क्या रिलेशन होता है अभी, दैट इज़ m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू दी -1। अगर दोनों स्ट्रेट लाइन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो ये उनकी स्लोप्स का आपस में रिलेशन रहता है, ठीक है। तो m1 का आंसर पुट किया, m2 का इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से भी हमारी कैलकुलेशन होगी 2 इंटू 5 दैट इज़ दी 10। तो p बन गया अभी हमारा -10। अब p की वैल्यू इस इक्वेशन में यूज़ कर लेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू बन जाएगी। और इसकी स्लोप हमने क्या निकाली थी भी 6/p, तो 6/p में p का आंसर पुट किया तो ये इसकी स्लोप भी आ गई कंप्लीट। अब देखो किसी भी लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए 2 चीज़ें मेन हैं। एक तो पॉइंट चाहिए जो उसने दिया है स्टेटमेंट में, इस पॉइंट से पास हो, और अगर 2 स्ट्रेट लाइन पैरेलल है तो स्लोप्स इक्वल रहती हैं। तो हमें इसके पैरेलल वाले की इक्वेशन निकालनी है तो इसकी स्लोप ही यूज़ करेंगे -3/5। अब फॉर्मूला क्या है भी इक्वेशन का, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। y और x ऐसे ही रहेंगे, x1 y1 ये जो हमारा पॉइंट है इसकी वैल्यूज़ को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो x1 है अभी -2, y1 है -1, तो माइनस माइनस ये बन गया प्लस, और यहाँ पर भी बन गया प्लस, क्योंकि एक माइनस फार्मूले की थी, एक हमारे पॉइंट की खुद की ही माइनस थी यहाँ पर, तो इसलिए ये हमारा क्या बन जाएगा, अभी दोनों माइनस माइनस भी यहाँ से प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ लगाकर स्लोप की हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ से आपके पास भी कंप्लीट इक्वेशन बन जाएगी। सिंपल है अभी। तो ऐसे आप लोगों का इक्वेशन का फार्मूला, स्लोप कैसे निकालनी है, और अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप में क्या रिलेशन है, पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होगी, ये सभी कुछ एक ही प्रॉब्लम में क्लियर हो जाएगा। आगे है भी ये हमें एक डायग्राम बनाकर दी है, तो भी हमें इस डायग्राम में से कुछ चीज़ों को सोल्व आउट करना है। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें ए और डी पॉइंट को बताना है कि ए पॉइंट क्या बनेगा अभी, दिस इज़ ऑन दी वाई एक्सिस, सो दिस इज़ 0,6, ठीक है। और ऐसे हमें डी पॉइंट बताना है, दिस इज़ ऑन दी एक्स एक्सिस -3,0, ठीक है। तो ये दोनों हमने पॉइंट यहाँ पर बता दिए हैं।
फिर है हमें सेंट्रोइड निकालना है भी ट्रायंगल ABC में का। हमने A, B और C पॉइंट शो किए। सेंट्रोइड का फार्मूला होता है अभी सभी के x की वैल्यूज़ को ऐड कर दो, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और ऐसे ही y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो सभी x की वैल्यू 0 प्लस 4 माइनस 4 और ऐसे ही सभी y की वैल्यूज़ डिवाइड करेंगे इनको A3 के साथ। तो ये दोनों साइड ही 0 0 आ रहा है तो टोटल वैल्यू 0 0 ही बन जाएगी, यानी कि सेंट्रोइड हमारा यहाँ पर बनेगा भी ओरिजिन के ऊपर 0 0। क्लियर है अभी। अब हमें आगे क्या पूछा है कि इफ़ D डिवाइड्स द AC इन द रेशो K/1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। अगर जो पॉइंट हमारा भी D था ये वाला, ठीक है, ये हमारी भी AC स्ट्रेट लाइन को डिवाइड करता हो इन द रेशो K/1, हमें क्या करना है भी A, D और C, ठीक है, इसको हमने सेपरेटली यहाँ पर शो कर दिया है। अब उसने उसने AC का रेशो कहा है तो हम A की साइड पर K/1 के साथ इसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हमारा सेक्शन फार्मूला होता है कि जो यहाँ पर पॉइंट है इसकी x की वैल्यू जो है उसको सोल्व करने के लिए क्या होगा, K को इस साइड x की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई K इंटू -4, फिर 1 को इस साइड x की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई यानी कि 1 इंटू 0। ठीक है, तो ये ओवर में दोनों रेशो का हम यहाँ पर भी सम रखते हैं K+1। तो इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, x की वैल्यू हमारे पास D पॉइंट तो है ही -3, वो यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग K की वैल्यू ईजिली सोल्व आउट कर सकते हैं। अब हमें इक्वेशन सोल्व करनी है भी BD की, ठीक है, B और D पॉइंट हमें भी यहाँ पर दिया है, हमने BD की इक्वेशन सोल्व आउट करनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा D पॉइंट है, B पॉइंट है, तो सबसे पहले 2 पॉइंट्स में से स्लोप कैसे निकालनी है ये उसका फार्मूला बन गया। ठीक है, अगर 2 पॉइंट दिए हों, ये दोनों पॉइंट हैं, D भी है B भी है, ठीक है, तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो हमने सभी की वैल्यूज़ लगा के सोल्व कर ली स्लोप। तो फिर से इक्वेशन का वही फार्मूला है भी y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। तो हमने x1 y1 D पॉइंट को ज्यूम किया था, तो हम लोग यहाँ पर D पॉइंट के को ही यूज़ करेंगे इक्वेशन बनाने के लिए। एक पॉइंट चाहिए होता है, दोनों में से आपने जो हमारा पहला पॉइंट है उसको यूज़ कर लेंगे। तो सिमिलरली सभी के आंसर पुट करके इक्वेशन हमारी बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसे अगर आप लोग 2 ये वाले क्वेश्चन अच्छे से करते हैं तो सेक्शन फार्मूला, सेंट्रोइड का फार्मूला, इक्वेशन का फार्मूला, स्लोप के फार्मूले, सभी कुछ आपका यहीं से ही क्लियर हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में जब ऐसे कोई पार्ट्स बनाकर प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों ने कोशिश करनी है जितने पार्ट्स आते हैं एटलीस्ट उतने तो ज़रूर इसमें से सोल्व आउट करके आएँ। तो कई बार एक आधा बीच में से पार्ट डिफ़िकल्ट होता है, बट आपने बाकी के पार्ट्स को ज़रूर सोल्व आउट यह कर देना है। इसके बाद भी हमारी प्रॉब्लम है फ्रॉम द चैप्टर सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी यानी कि ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स आपने अच्छे से ध्यान से सुननी है। ज्योमेट्री में से मैं आपको भी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करवाने वाला हूँ। मोस्टली स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है ज्योमेट्री में, तो फॉर्मूला और मेथड को अच्छे से समझ लेना और इनकी प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ और क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, वो भी साथ में ज़रूर सोल्व आउट कर लेना। तो ये क्वेश्चन है, अभी हमें कुछ साइड्स दी गई हैं और हमें सबसे पहले भी प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल AED। ABC है भी ये हमारी पूरी की पूरी ट्रायंगल, ठीक है, ABC, और AED है भी ये हमारी छोटी ट्रायंगल AED। हमें इन दोनों को सिमिलर करना है तो सिंपली हमें 2 एंगल देखने हैं, 2 एंगल्स चाहिए जो इक्वल बन जाएं, तो इसको सिमिलर प्रूफ किया जा सकता है ईजिली। अब हमने सबसे पहले क्या किया भी कि इसके जो 2 एंगल्स हैं वो देखते हैं। ये A एंगल है भी, ये दोनों में ही कॉमन एंगल है, तो ABC में इसका नाम आएगा भी BAC एंगल। जिस पॉइंट पर एंगल होता है उसको बीच में रखते हैं नाम लिखने के वक्त, और AED में आएगा भी DAE एंगल, तो ये दोनों में ही कॉमन एंगल हो गया। अब इसके बाद भी यहाँ पर ये एंगल है 90 डिग्री E वाला, और यहाँ पर B वाला एंगल है हमारा 90 डिग्री, तो एंगल ABC और एंगल AED दोनों ही 90 डिग्री है। तो 2 एंगल्स हो गए, तो इससे हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि ट्रायंगल ABC इज़ सिमिलर टू दी ट्रायंगल AED बाय AA रूल। अब देखो 2 एंगल्स के साथ क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर 2 एंगल इक्वल हैं तो थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल बन ही जाएगा, तो इसलिए हम लोग सिर्फ 2 एंगल्स के साथ ही इसको प्रूफ कर देते हैं। क्लियर है।
अब हमने पाइथागोरियन थ्योरम को अप्लाई किया है अभी ट्रायंगल ABC की, क्योंकि हमें दो साइड्स दी गई थी, ठीक है। हमने बेस निकालना था, तो यहाँ पर भी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो कि AC है, राइट एंगल के ऑपोजिट वाली साइड होती है अभी हमारी हाइपोटेन्यूज, इज इक्वल टू दी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसमें से वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हम लोग यहाँ से BC सोल्व कर लेंगे भी 15, ठीक है। अब हमें दिया गया, हमने खुद प्रूफ किया है कि ABC इज़ सिमिलर टू दी AED। तो इसका मतलब क्या होता है, तो कि हम इनकी सभी साइड्स का रेशो इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलर होने का मीनिंग क्या है कि साइड्स के रेशो इक्वल हैं। साइड के नाम कैसे लिखने हैं, यहाँ से AB, फिर यहाँ से AE, ठीक है, फिर BC यानी कि लास्ट वाले दोनों ED, फिर A और C और यहाँ से A और D। ऐसे आपने सभी नेम लिखने हैं। जो जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर आप लोगों ने यूज़ कर लेनी है। तो यहाँ से इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके AE की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके AD की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने ऐसे AE ये वाली साइड 4 आ गई और AD जो आपने यहाँ से निकाल ली भी, दैट इज़ दी 5। तो ऐसे आप लोग भी इसमें से सभी साइड्स को सोल्व आउट कर सकते हैं। अब इसके आगे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है भी इसमें। उसने हमसे पूछा था कि जो, पहले मैं आपको स्टेटमेंट दिखाता हूँ, जिसका C पार्ट है वो भी इंटरेस्टिंग है। उसने कहा कि BCED रिप्रेजेंट्स ए प्लॉट ऑफ लैंड ऑन मैप। ये जो BCED एरिया है, दिस रिप्रेजेंट्स ए प्लॉट ऑन लैंड, प्लॉट ऑफ लैंड ऑन ए मैप हुज एक्चुअल एरिया ऑन द ग्राउंड इज 576 मीटर स्क्वायर। एक्चुअल एरिया है, तो हमें स्केल फैक्टर निकालना है। मैप की स्केलिंग किस फैक्टर के साथ की होगी, तो यानी कि हमें पहले BCED का इस ट्रायंगल में से एरिया सोल्व करना होगा, फिर हम आगे स्केल फैक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर भी इजी है क्योंकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है, तो एरिया निकालना हमारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं रहा। तो हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पहले AED पर लगाया, ठीक है। ये दोनों उसकी साइड्स हमारे पास आ चुकी थी, ठीक है। तो ये बना बेस और ये बनी भी इसका ये परपेंडिकुलर 4 और 3। तो इस पर वैल्यू लगाई तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। फिर हमने ABC के ऊपर लगाया, इसका बेस था भी हमारा 15 और इसका परपेंडिकुलर है भी हमारा ये यहाँ पर 20। तो इस पर लगाया तो यहाँ से हमारे पास भी 150 आ गया। अब देखो भी ABC पूरे में से AED के एरिया को अगर हम लोग माइनस कर दें तो हमारे पास BCED का एरिया आ जाएगा। क्लियर है। तो BCED का डायग्राम के ऊपर, मैप के ऊपर एरिया कितना है अभी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो एरिया के केस में स्केल फैक्टर का स्क्वायर होता है, तो ऊपर क्या रखते हैं भी एरिया ऑफ द मॉडल यानी कि जो उसका मैप पर एरिया है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट जो उसका भी यहाँ पर एक्चुअल में एरिया है। अब एक्चुअल एरिया दिया गया है भी 576 मीटर स्क्वायर और हमारा है भी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए हम 100 और 100 यानी कि 2 बार 100 आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। इसकी अगर आप लोग भी यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा। अब इस तरफ था भी स्केल फैक्टर का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट होगा तो 4 का 2 बचेगा और 100 में से एक 100 आएगा। तो ओवरऑल हमारे पास स्केल फैक्टर क्या बन गया अभी 1/200, ठीक है। तो इस स्केल के साथ हमने मैप को यहाँ पर ड्रॉ किया है, 200 टाइम्स स्मॉलर बनाया गया है मैप। क्लियर है अभी। तो ऐसे आप लोग ईजिली इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अभी हमारा जो है अभी यहाँ पर सम जो कि मिक्स आ जाता है सिमिलैरिटी और सर्कल के रूल्स में से, ठीक है। तो ये उसने दो कोड्स को भी यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है एट द पॉइंट P। कुछ साइड्स हमें यहाँ पर दी गई हैं। सबसे पहले प्रूफ करना है APB इज़ सिमिलर टू CPD। सेम रूल अब हम लोग यहाँ पर भी फॉलो करेंगे कि दो एंगल्स हमें ढूंढने हैं जो दोनों इक्वल हो जाएं, तो ये प्रूफ हो जाएगा। अब देखो एंगल सबसे पहले आएगा अभी A एंगल और C एंगल, ये दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि BD आर्क है अभी, ठीक है। अब BD आर्क A पर जितना एंगल बनाएगी उतना ही वो C पर बनाएगी, क्योंकि आर्क सर्कल के ऊपर हर जगह सेम एंगल बनाती है। एंगल इन दी सेम सेगमेंट की प्रॉपर्टी है। आपने स्टार्टिंग पॉइंट चेक करने हैं कि एंगल के सर्कल पर स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि आर्क का क्या नाम है। तो BD आर्क दोनों तरफ आ रही है, एक तरफ एंगल है भी BAD और दूसरी तरफ एंगल है भी BCD। सो ये हो गए भी एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट, सर्कल की प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। और दूसरा है भी ये एंगल हमारा इक्वल हो जाएगा, ये तो इजी है, दिस इज़ दी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएगा, दोनों के नाम लिख देना, दो एंगल हो गए तो यहाँ से प्रूफ हो गया।
फिर हम लोग रेशो लिख लेते हैं साइड्स के, जैसे हमने पिछले सब में किया है, AP/CP, PB/PD और AB/CD। ठीक है, अब इनके आंसर पुट कर देते हैं जो भी साइड्स हमारे पास हैं। अब उसने CD का आंसर सोल्व करना है तो हम सिर्फ इसी पेयर को सोल्व करेंगे, इसको यहाँ से हटा दें, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, एक बार हमने ज़रूर सभी के रेशो शो कर देने हैं सो दैट हम जो चाहिए होगा वो आगे यूज़ कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CD का आंसर ईजिली बन जाएगा। क्लियर है अभी? चलो आगे अब क्या है, उसने पूछा कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल APB रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD निकालना है। यानी कि जिन दोनों ट्रायंगल्स को आप लोगों ने सिमिलर प्रूफ किया है उन्हीं का ही भी हमने एरिया का रेशो निकालना है। अब इसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एक रिजल्ट लगता है कि अगर ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनके एरियाज़ का रेशो उनकी कोरेस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। तो हम लोग PB² / PD² कर सकते हैं, कोई भी दो साइड्स ले लें जो आपके पास हों। PB और PD की वैल्यू हमें दी गई है तो PB की वैल्यू लगाई हमने 3, PD की वैल्यू लगाई 2, दोनों का स्क्वायर किया तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए हो गया। और सिमिलर कैसे प्रूफ करते हैं ये भी आपको पता चल गया, एंगल इन सेम सेगमेंट क्या होते हैं वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। क्लियर है अभी? चलो तो आगे है भी ऐसे ही सर्कल एंड जो हमारा भी चैप्टर है उसी में से एक और प्रॉब्लम है। ठीक है, सर्कल में से ही तो भी यहाँ पर है कि AC इज़ ए डायमीटर ऑन दिस सर्कल, सेंटर वगैरह दिया गया है, एंगल दिए गए हैं कुछ। पहले BEC एंगल निकालना है, फिर BCD, फिर CED। ठीक है, BEC एंगल ये हो गया और BCD एंगल ये वाला भी सारा एंगल हो गया और फिर CED एंगल यानी कि CED एंगल हमारा ये वाला एंगल हो गया। ठीक है, ये हमें भी 3 एंगल यहाँ से सोल्व आउट करने हैं तो इसको सोल्व करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले भी इन दोनों का लीनियर पेयर बनाते हैं। ठीक है, ये अगर 80 है तो ये कितना बन जाएगा अभी 100। ठीक है, ये हो गया। लीनियर पेयर क्या होता है अभी, सम ऑफ 2 एंगल्स ऑन द सेम लाइन इज 180। अब देखो भी BC आर्क है, BC आर्क सेंटर पर एंगल बना रही है दैट इज़ दी 100 और वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर कितना बनाएगी, उससे हाफ एंगल 50। तो ये आपका भी एक सर्कल का इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि सेम आर्क सेंटर पर जितना एंगल बनाती है सर्कल के ऊपर उससे हाफ एंगल बनाएगी। तो ये आ गया अभी आपका 50। ठीक है, तो ऐसे आपके सभी इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पर भी होने वाले हैं। फिर अब देखो अगर ये वाला एंगल 50 है और ये दोनों स्ट्रेट लाइंस भी आपस में हैं, ये है पैरेलल, तो ये भी एंगल भी आपका 50 होगा क्योंकि ये दोनों क्या बन रहे हैं भी, दीज टू आर दी वी मतलब अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है भी, हो गया इतना क्लियर। अब आते हैं भी ACB एंगल पर। ठीक है, ACB एंगल। अब ये वाली आर्क को हम लोग चेक करते हैं, मैं बाकी का भी यहाँ से इरेज कर देता हूँ सो दैट आप लोगों को एक कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो अब देखो भी AB आर्क को देखो, AB आर्क सेंटर पर एंगल बना रही है अभी दैट इज़ दी 80 डिग्री और सर्कल पर जाकर C पॉइंट पर फिर वो 80 से हाफ कितना बनाएगी 40। ठीक है, तो ये हमारा बन गया अभी यहाँ पर 40। इतना क्लियर है। अब देखो BCD एंगल अब आपके सामने है, कितना बन जाएगा अभी 50 + 20 + 40 सभी को भी हमने प्लस करके BCD एंगल आ गया हमारा 110। क्लियर है अभी, सिंपल हो गया। अब इसी से ही हम लोग भी आगे सोल्व आउट करेंगे कि BCD के सामने ये पूरा E वाला एंगल है। ठीक है, और BCD + BED ये दोनों क्या है भी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो क्वाड्रिलेटरल सर्कल के बीच बनता है, ऑपोजिट एंगल्स का सम होता है भी 180 डिग्री। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, ये भी आपने याद रख लेनी है। ठीक है, अब BED ये जो एंगल है इसके दो पार्ट थे भी, एक था ये CED और दूसरा था भी ये 50 डिग्री। तो ये हमने यूज़ कर दिए और BCD का आंसर पुट कर दिया, तो यहाँ से हम लोग CED को सोल्व आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास भी CED भी आ गया। ठीक है, ऐसे आपने 1 बाय 1 सभी एंगल्स को यहाँ से सोल्व आउट कर लेना है। इतना क्लियर है अभी? तो ऐसे आपके सभी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स यूज़ हो जाते हैं। तो आगे चलते हैं। अभी एक कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम है, वो मैं आपको पेपर पर सोल्व करके बताता हूँ कि आपने कैसे इसे सोल्व आउट करना है, तो आप लोग इसको ध्यान से ज़रूर सुन लेना। सबसे पहले हम बनाएंगे भी BC जो कि है हमारी 5 सेंटीमीटर। अब हम बनाएंगे भी B के ऊपर एंगल 60 डिग्री का, जिसके लिए कि आप लोग पहले यहाँ से एक लगाएंगे B दैट इज़ दी
आर्क लगाएंगे और जितनी हमने कंपास ओपन रखी थी उतनी ही ओपन रखकर इसके ऊपर यहाँ पर इंटरसेक्ट कर देंगे। सो दिस इज अवर एंगल 60। अब हमें ए बी साइड यहाँ पर रखनी है भी 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर आप लोगों ने कंपास ओपन कर लेनी है, बी पर रखकर यहाँ पर आर्क लगा देनी है। सो दिस इज अवर पॉइंट ए। सो भी अब हमें ड्रॉ करना है लोकस ऑफ द पॉइंट्स विच आर इक्वो डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड बी सी। सो ए बी साइड और बी सी साइड से जिनकी डिस्टेंस इक्वल हो, जब दो लाइन से हमने सेम डिस्टेंस के पॉइंट सोल्व करने हो तो हमें क्या ड्रॉ करना है भी एंगल बाइसेक्टर। तो ये जो बीच में एंगल हमने ड्रॉ किया है, कोई भी एंगल हो उसको बाइसेक्ट करने का सिंपल वे होता है भी इस साइड पर आप लोगों ने एक कंपास रखनी है और यहाँ पर एक आर्क लगा दो, उतना ही ओपन रख के इसके ऊपर यहाँ पर आप लोग रखेंगे और इसके ऊपर इंटरसेक्ट कर देंगे। देन ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स। सो दिस इज द लोकस ऑफ द पॉइंट्स विच आर इक्वो डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड बी सी। ठीक है, सो दिस इज द एंगल बाइसेक्टर। नाउ सो भी अब हमें ड्रॉ करना है लोकस ऑफ द पॉइंट्स इक्वो डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। सो अगर हमें 2 पॉइंट से इक्वो डिस्टेंट के पॉइंट्स निकालने हैं ए और बी, तो हम लोग ए बी का यहाँ पर ड्रॉ करेंगे भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ए बी स्ट्रेट लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का रूल क्या होता है, जो भी स्ट्रेट लाइन है उसमें आपने हाफ से ऊपर कंपास को ओपन कर लेना है। ठीक है, इस तरफ आर्क, सेम ओपनिंग पर इस तरफ आर्क, वही सेम ओपनिंग पर अब हम लोग ए पॉइंट के ऊपर कंपास को रख के दोनों आर्क को कर देंगे भी यहाँ पर इंटरसेक्ट। तो ये जो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे आए हैं, दिस एंड दिस वन, इन दोनों को भी आप लोगों ने ज्वाइन कर देना है। So this is our perpendicular bisector which is locus of the points which are equidistant from A and B. तो अब जो हमारा भी एंगल बाइसेक्टर था और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दोनों के इंटरसेक्शन का पॉइंट है भी P। तो P एक ऐसा पॉइंट है भी जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B भी सेम है और जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम स्ट्रेट लाइन AB एंड स्ट्रेट लाइन BC भी सेम है। अब हमें P को अपना सेंटर मानकर A और B में से पास होने वाला सर्कल ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ पर P पर रखेंगे कंपास, A और B दोनों इक्वल डिस्टेंस होंगे, B तक ओपन करके आपने A में से भी अपने आप ही पास हो जाएगा वो सर्कल। सो भी ये आपकी कंप्लीट एक कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो जो भी इसके बेसिक पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। सो ये भी सभी पॉइंट्स आपके सामने हैं, आपने ऐसे इसको बाद में एक्सप्लेन कर देना है जो कुछ आपने बनाया है कि सबसे पहले हमने BC बनाई, फिर हमने एंगल बनाया, फिर हमने AB की। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर भी एंगल ABC का भी यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर बनाया और फिर हमने AB स्ट्रेट लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। दोनों के इंटरसेक्शन का पॉइंट P हमने शो कर दिया, फिर P को सेंटर लेके हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो सिंपल है कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम। तो आपने ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से याद रख लेने हैं। नाउ फ्रॉम द कोन स्फीयर एंड सिलेंडर, जो आपका चैप्टर है अभी फॉर्मूला का खेल है, इसमें फॉर्मूला आपको अच्छे से सभी याद होने चाहिए और आपको स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है, तो आपके ये सभी क्वेश्चंस ईजिली हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है भी, एक होलो स्फीयर है, एक्सटर्नल डायामीटर दिया है, इंटरनल डायामीटर दिया है, उसको मेल्ट करके एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन बनाई गई है जिसकी हाइट ये है। हमें इस कोन का रेडियस सोल्व करना है। देखो जब हम किसी को मेल्ट करते हैं तो मेल्ट करके क्या होता है भी, मेल्ट करने पर दोनों की वॉल्यूम इक्वल रहती है। तो हमें सिंपली क्या करना है भी, होलो स्फीयर, होलो जो हमारा स्फीयर है उसकी वॉल्यूम और जो हमारी कोन है उसकी वॉल्यूम, दोनों को इक्वेट कर देना है। वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ऑफ द होलो स्फीयर। अब होलो स्फीयर है, अगर ओनली स्फीयर होता तो फार्मूला होता है भी 4 पाई r क्यूब।
अब होलो है तो क्या बनेगा अभी 4πr³ माइनस स्मॉल r³। r है भी हमारा भी यहाँ पर एक्सटर्नल रेडियस और स्मॉल है भी हमारा इंटरनल रेडियस। एक्सटर्नल रेडियस भी आएगा हमारा 10 का हाफ, इंटरनल रेडियस आएगा हमारा 6 का हाफ। इसके रेडियस को ज्यूम कर लो भी, दैट इज दी वी मतलब x मान लेते हैं। और कोन की वॉल्यूम, सॉलिड कोन है यानी कि अंदर भी उसके मटेरियल फिल्ड है पूरा, उसकी होती है अभी 1/3πr²h। तो r की जगह पर हमने क्या यूज़ कर लिया है, दैट इज़ दी x। अब इस साइड सभी की वैल्यूज़ यूज़ कर लेंगे r की, इस साइड भी सभी वैल्यूज़ हो गई। जो टर्म सेम है वो कैंसिल कर दो, 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, ये बच जाएगा। अब ये 8 जाएगा अभी उस तरफ डिवाइड होगा, इसकी आप लोग अगर कैलकुलेशन करेंगे ये 2 पर कैंसिल हुआ और यहाँ पर 49 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 7 वैल्यू मिल जाएंगी। मतलब कैलकुलेशन इजी आती है अभी एग्ज़ाम में। बेसिकली फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला भी आप लोगों ने याद रख लेना है, नोट डाउन कर लेना। वॉल्यूम ऑफ द होलो स्फीयर और सॉलिड कोन की वॉल्यूम दोनों आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। एक और ऐसी छोटी सी प्रॉब्लम है कि ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सरमाउंटेड बाय ए कोन ऑफ द हाइट 4 सेंटीमीटर। एक सॉलिड है भी ये जो अंदर शेप वाला, ठीक है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक हमने कोन प्लेस की हुई है, उसको वाटर में कम्प्लीटली इमर्स किया गया है सिलेंडर, जिसका कि रेडियस है 14 सेंटीमीटर। इस पूरे सिलेंडर का रेडियस, ठीक है, 14 है। इसके वाटर का लेवल कितना इंक्रीज हुआ ये हमें सोल्व आउट करना है। जब उसके अंदर हमने कोई चीज़ ऐड की तो कितना जो है भी उसका वाटर की हाइट इंक्रीज होगी, वो हम कैसे सोल्व करेंगे कि दोनों की वॉल्यूम इक्वल कर देंगे। जितनी वॉल्यूम की चीज़ हम वो उसके अंदर रखेंगे उतनी ही उसकी वाटर की वॉल्यूम इंक्रीज होगी, तो वहाँ से भी हमें हाइट के बारे में आइडिया हो जाएगा। तो बेसिक रूल इसका भी सेम रहेगा, दोनों की वॉल्यूम इक्वेट करनी है। अब देखो भी जो हमारे पास भी हेमिस्फीयर है इसका रेडियस उसने बताया है दैट इज़ दी 7, तो कोन का भी 7 हो जाएगा और इसकी हाइट है भी यहाँ पर 4, और ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है भी इसका टोटल रेडियस है दैट इज़ दी 14। अब हमें सिंपली क्या करना है कि ये जो राइज इन वॉल्यूम ऑफ दी वाटर है इसकी हाइट को मान लेते हैं अभी यहाँ पर हम लोग, दैट इज़ दी वी मतलब एच मान लेते हैं। पहले इस वॉल्यूम सोल्व करते हैं अभी सॉलिड की। ये जो हमारा सॉलिड है अंदर इसकी वॉल्यूम पहले सोल्व करते हैं, कोन की वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर की वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों के फार्मूले यहाँ से आप लोगों ने याद रखने हैं। हेमिस्फीयर का भी 2/3πr³ और कोन का आ जाएगा 1/3πr²h। पिछले सम में भी हमने सेम यूज़ किया था। अब दोनों में से भी हमारा 1/3π जो है वो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 1/3πr², ठीक है। आर की भी हमने छोटी पावर को कॉमन यहाँ पर रख लिया है। यहाँ पर 2 बचेगा और एक r बचेगा, ये दोनों अंदर बच गए। ऐसे आपने पहले कॉमन टर्म्स को बाहर निकालना है, कैलकुलेशन फिर आपकी भी सिंपल हो जाती है। अब पाई को हम लोग भी यहाँ पर ऐसे ही रखेंगे, r की वैल्यू पुट करो, ठीक है। ये सब कुछ सॉलिड के लिए हो रहा है, r की वैल्यू 7 है, हाइट इसकी 4 है, वो दोनों वैल्यूज़ हमने यूज़ की और यहाँ से हमारे पास आंसर बच गया 294π सेंटीमीटर क्यूब। अब राइज इन वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो वॉल्यूम जो वाटर की राइज होगी भी वो है सिलेंडर, तो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है अभी πr²h, ठीक है। तो ये हमने लगा दिया, r उसका था अभी 14 × h, उस तरफ जो हमारा आंसर आया था उसको इक्वेट करेंगे, पाई के साथ हमारी भी पाई कैंसल, तो 14² इसके साथ डिवाइड होगा, तो ये हमारा कैलकुलेट करके हाइट आ जाएगी 3/2 सेंटीमीटर यानी कि 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो भी ऐसे आप लोग इजी सी कैलकुलेशन के साथ इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अभी ट्रिग्नोमेट्री में से 2 क्वेश्चन हम लोग सोल्व करने वाले हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं अभी, इनको ध्यान से अंडरस्टैंड करना। इसमें भी फॉर्मूला और जो आपने प्रूफ करना है वो आपने ध्यान रखना है कि हमें क्या प्रूफ करना है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसकी कैलकुलेशन हमेशा ये करते हैं। तो हमारे पास है अभी sin थीटा प्लस कोस थीटा इंटू कोसेकेंड थीटा माइनस सेकेंड थीटा, हमें ये चीज़ को प्रूफ करना है। तो हमने साइन कोस को एज इट इज़ ही रखा, कोसेकेंड होता है भी 1/sin और सेकेंड होता है 1/cos। इन दोनों को सोल्व आउट करेंगे भी यहाँ पर एलसीएम लेकर, कोस इस तरफ मल्टीप्लाई, साइन इस तरफ मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ऊपर ये दोनों ब्रैकेट्स हम लोग भी आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई। अब इसमें से माइनस आएगा भी कॉमन, उसके साथ माइनस बाहर आया तो ये बन गया sin थीटा प्लस कोस थीटा।
साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अलजबरा का फार्मूला यहाँ पर हो गया तैयार। तो इसका आंसर क्या होता है अभी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो बाहर का माइनस था ये हमने फिर से अंदर यूज़ कर लिया एक बार, इसका भी साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज। अब सिंपली दोनों को हमने सेपरेटली डिवाइड कर देना है विद दिस डिनोमिनेटर। तो ये इससे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे प्रूफ के अकॉर्डिंग हमें भी यहाँ पर कोसेकेंट थीटा और टैन चाहिए, तो हम लोग कोज को भी यहाँ से साइन में चेंज कर देंगे। कोज को भी हमने साइन में चेंज किया, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर हो गया अभी 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसको सेपरेट करने वाले हैं, तो हमारा डायरेक्ट आंसर बनेगा 1 बाय साइन थीटा कोस थीटा, वो क्या बन गया अभी, कोसिकेंड और सीकेंड। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंड, कोस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंड। और यहाँ से साइन की एक पावर सोल्व हो गई, तो साइन बाय कोस क्या होता है अभी, टैन थीटा। तो यहाँ पर 2 आपका बाहर आ गया। तो ऐसे आपको भी यहाँ से जो बेसिक फार्मूले हैं वो आप लोगों ने ज़रूर याद रखने हैं कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंड, सीकेंड का रेसिप्रोकल होता है अभी यहाँ पर कोस। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा होता है अभी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या फिर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन बाय कोस होता है अभी टैन थीटा। ऐसे कुछ फार्मूले आप लोगों ने अच्छे से लर्न ज़रूर कर लेने हैं, इसी से आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। ठीक है भाई, आगे है कि ये कुछ एक्सप्रेशन दिया था, हमें प्रूफ करना है इसके इक्वल, तो इसको भी आप लोग ऐसे ही सोच समझ कर सोल्व करेंगे, फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। अलजबरा के काफ़ी फार्मूला अप्लाई होते हैं, जैसे यहाँ पर आ गया अभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दैट इज़ ए प्लस बी देन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे भी यहाँ पर ए और बी हैं साइन और कोस, तो साइन प्लस कोस ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इससे क्या फ़ायदा हुआ कि ये साइन प्लस कोस और साइन प्लस कोस आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, और नीचे देखो भी ध्यान से, साइन स्क्वायर ए एंड कोस स्क्वायर ए। अब इसका फार्मूला क्या होता है अभी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, क्या फार्मूला होता है अभी, ऑलवेज इक्वल्स टू दी 1। ठीक है, दोनों के स्क्वायर हों और दोनों के एंगल सेम हों तो आंसर आ जाएगा 1। तो इसकी जगह पर हमने 1 पुट कर दिया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, और साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर की जगह पर आ गया 1, और साथ में क्या बच गया, साइन इंटू कोस। ठीक है, अब हमें ऊपर चेंज करना है, अभी कोट होता है कोस बाय साइन, टैन होता है अभी साइन बाय कोस। ठीक है, अब इसका ऊपर वाली टर्म का भी यहाँ पर हम लोग एलसीएम करेंगे, दैट इज़ दी साइन इंटू कोस, एलसीएम आ जाएगा। अब ये एलसीएम जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है अभी वो तो कैंसिल हो गई, तो ओनली कोस इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कोस स्क्वायर बन गया। ऐसे ही दूसरी वैल्यू के साथ साइन स्क्वायर, और 1 के साथ तो कुछ भी नहीं था, वहाँ पर साइन ए इंटू कोस ए आ गया। अब फिर से ऊपर क्या बन रहा है अभी, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो इसका फार्मूला क्या लग गया अभी, फिर से 1। ठीक है, अब ये ऊपर आंसर बच चुका है, अब इसकी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू भी यहाँ पर आ जाएगी। अब ये दोनों सेम बचे हैं और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ओनली क्या बचा, साइन ए इंटू कोस ए। तो ये ओनली बचा है 1 ओवर साइन ए इंटू कोस ए, रेसिप्रोकल करके हमारे पास आंसर बन जाएगा सीकेंड ए इंटू कोसेकेंड ए। ठीक है भी, तो ऐसे कुछ थोड़ा सा आपको इसमें डिफ़िकल्ट ज़रूर फील होगा, बट एक बार ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करें, स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग ईजिली सोल्व करो, फॉर्मूलाज को नोट डाउन करो, तो 2 सम में से ही आपको सब कुछ पता चल जाता है अगर अच्छे से किए जाएं तो। ठीक है भी, आगे चलते हैं। अभी हमारा जो है अभी चैप्टर भी यहाँ से हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में से कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ए मैन ऑन द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 शिप्स ऑन द ऑपोजिट साइड्स। ये इंपॉर्टेंट है, अभी ऑपोजिट साइड पर हैं दोनों शिप, एक का एंगल है 30, एक का एंगल है 50। इफ़ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 80 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। ठीक है, तो हमें दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस को सोल्व आउट करना है। उसने खुद बताया है कि यूज़ दी मैथमेटिकल टेबल्स, यानी कि ये जो एंगल्स यानी कि tan 50 या फिर tan 30 की वैल्यूज़ हैं वो आप लोग टेबल में से यूज़ ये कर सकते हैं। ठीक है भी, तो पहले आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो ये आपका भाई बीच में बन गया टावर। ठीक है, टावर 80 मीटर का है, एक शिप का एंगल उसने ऑब्जर्व किया दैट इज़ दी 30 डिग्री, एक का किया 50 डिग्री, तो यहाँ पर भी एंगल सेम बन जाएंगे। अब हमें
क्या सोल्व करना है, हमें सोल्व करना है अभी BD डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। पहले हम लोग इस पर लगाएंगे tan 30, ये है अभी हमारा परपेंडिकुलर, ये है हमारा बेस, तो 80/BC आ जाएगा, ठीक है। अब tan 30 की वैल्यू तो सभी को याद ही होती है, 1/√3 लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो 80√3, √3 की वैल्यू भी याद रखना 1.732, तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। क्लियर है। फिर हम लोग ऐसे ही tan 50 लगाएंगे, इस तरफ ये बेस आ जाएगा, परपेंडिकुलर सेम रहेगा, तो वो बन गया 80/CD। तो tan 50 की वैल्यू भी आप लोगों ने टेबल में से रीड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो भी डेसिमल प्लेसेस आपने एटलीस्ट 2 तक रख लेना, क्योंकि उसने कहा था कि आंसर टू दी नियरेस्ट मीटर में हमने आंसर देना है, राउंड ऑफ एंड में भी होना ही है। तो आप लोग पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू को यूज़ कर लेना राउंड ऑफ करके। तो CD ऊपर जाएगी, 1.19 नीचे आएगा, डिवाइड करेंगे, ये आंसर मिल जाएगा। अब दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि हमें BD निकालनी है, टोटल डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। दोनों को ऐड किया तो ये आंसर है, इसको आपने राउंड ऑफ करके 206 मीटर में चेंज कर देना है, ठीक है। अगर आपके डिवाइड में या फिर आपने कोई पॉइंट वगैरह की वैल्यूज़ को चेंज किया है तो आपका आंसर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट आपका मेथड सही होना चाहिए, इतना इशू नहीं होगा। क्लियर है अभी। इसी में से एक और प्रॉब्लम करते हैं, वो भी कुछ ऐसी ही है कि गिवन डायग्राम AB इज़ ए वर्टिकल टावर 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए 30 स्टोरीड बिल्डिंग CD। ये इस तरफ भी एक CD बिल्डिंग है, ठीक है, और ये एक छोटा सा टावर है जिसके बेस में डिस्टेंस है भी 100, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन C और पॉइंट E से जो भी यहाँ पर ऑब्जर्व किए गए हैं 35 और 14। अब देखो डायग्राम उसने बनाकर दी है तो आपके लिए काफ़ी यहाँ पर इजी हो जाता है। कई बार क्या है कि डायग्राम दी नहीं होती तो हमें खुद बनानी पड़ती है, वो भी आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द CD, और E हमें भी टोटल जो है बिल्डिंग का मिड पॉइंट है भी ये, ठीक है, CD का। तो मतलब CE इज़ इक्वल टू ये पूरी साइड भी ED हो जाएगी, ठीक है। तो उसने कहा है कि मैथमेटिकल टेबल को यूज़ करो और वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करके 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक ही सिर्फ यूज़ करना। तो ये आपका उसने काम खुद ही इजी कर दिया है। तो हमें AB निकालना है इस टावर की हाइट, ठीक है, और हमें CD निकालना है बिल्डिंग की हाइट। क्लियर है अभी। तो डायग्राम को पहले आगे शो करते हैं। तो ये हमारी भी कुछ डायग्राम है। अब देखो पहले हम लोग भी यहाँ पर एंगल आएगा अभी 14, ठीक है, भी अल्टरनेट एंगल से बन जाएगा, और अगर ये वाला 35 है तो ये वाला भी कंप्लीट एंगल हमारा 35 ही बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहले लगाया भी tan 14 का फार्मूला। अब इसमें परपेंडिकुलर बनेगा भी EP और बेस बनेगा भी हमारा 100, क्योंकि ये 100 है तो यहाँ पर भी 100 बन जाएगा। तो EP/100 इसकी वैल्यू आपने मैथमेटिकल टेबल जो आपको प्रोवाइड होगा tan 14 की वैल्यू देखना। उसने कहा था कि राउंड ऑफ कर लेना 2 डेसिमल प्लेसेस तक। अब इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। सिमिलरली हमने tan 35 की वैल्यू को अप्लाई करना है। फिर हमारा भी परपेंडिकुलर क्या बनेगा, CP बन जाएगा अभी यहाँ पर पूरा परपेंडिकुलर, ठीक है, tan 35 के केस में। तो CP/100 वैल्यू को राउंड ऑफ किया तो 0.70 है, 70, तो CP आ गया हमारा 70। क्लियर है अभी। अब हमें आपने अब भी यहाँ से ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि आगे हमें क्या कुछ भी यहाँ से सोल्व आउट करना है, ठीक है। तो अब आगे है भी यहाँ से कि हमारे पास जो है भी वो CP आ चुका है, दैट इज़ दी 70, ठीक है। ये जो है भी यहाँ पर CP दैट इज़ दी 70, और भी हमारे पास EP आ चुका है दैट इज़ दी 25। तो हमने क्या किया कि 70 में से 25 को माइनस करेंगे तो CE कितना आ जाएगा अभी 45, ठीक है भी। अब E इज़ द मिड पॉइंट, ठीक है, तो ED और CE सेम होंगे, यानी कि CE और ये जो ED पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दोनों हमारे इक्वल रहेंगे, यानी कि ये भी 45 ही रहेगा, ठीक है। अब अगर ये वाला पार्ट भी हमारा 45 है और EP है हमारी 25, तो PD कितना बचा भी फिर 45 माइनस 25 दैट इज़ दी 20 बच जाएगा PD। अब जितना PD है उतना ही AB होगा, तो AB भी हमारा कितना बन गया 20 बन गया, ठीक है। अब हमें अगर CD निकालनी है, कंप्लीट CD आपके सामने ही है, 2 इंटू CE हो जाएगा क्योंकि E उसका मिड पॉइंट है, E हमारी CE है अभी 45, तो ये बच गया 90 मीटर।
तो ऐसे थोड़ी सी कई बार ये है कन्फ्यूज़न वाली चीज़ वो लोग दे देते हैं, बट सिंपल है, डायग्राम बनाओ, सभी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करो, ईजिली आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। क्लियर है अभी? तो ये थे भी हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में से कुछ प्रॉब्लम। फिर आगे आते हैं अभी हमारा मीन, मीडियन एंड मोड चैप्टर है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले है भी हमें ग्राफ बनाना है, 2 सेंटीमीटर को मानना है भी 10 मार्क्स, और दूसरे एक्सिस पर 2 सेंटीमीटर को मानना है भी 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, एक तरफ इंटरवल दिए गए हैं, हमें मोड निकालना है। तो मोड क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हायर हो उसमें से हमें मोड मिलता है। अगर x दिया होता तो सीधा ही मोड का आंसर था, ग्राफ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर इंटरवल दिए हैं तो आपको भी यहाँ पर हिस्टोग्राम ड्रॉ करना होगा। हिस्टोग्राम क्या होता है भाई, हमारे इंटरवल शुरू हो रहे थे भी 30 to 50, 50 to अपना 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60, 70, 70, 80। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का एक बॉक्स है, और इस तरफ हमने फ्रीक्वेंसी शो करनी है 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, जैसे पहले की फ्रीक्वेंसी थी भी यहाँ पर 10, तो इसकी हाइट यहाँ तक आ गई 10 तक। दूसरे की थी भी यहाँ पर 26, तो यहाँ पर आ जाएगी भी। ठीक है ना, ये 26 के सामने ऐसे हमने सभी को ड्रॉ करना है। तो जो हमारी मैक्सिमम हाइट वाली भी फ्रीक्वेंसी थी वो थी हमारी 54। अब इसके आपने कॉर्नर्स को ज्वाइन करना है, इन दोनों को। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों को, और जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसको आपने नीचे इंटरवल वाले पॉइंट पर मैच करके देखना है कि यहाँ पर क्या वैल्यू है। तो अप्रॉक्सीमेटली भी यहाँ पर 64.5 वैल्यू बन रही है, यानी कि आप लोग 64 भी अगर आंसर दे देते हैं तो वो भी सही है। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा मोड क्या बन जाएगा अभी, 64.5। क्लियर है? बस इतना काम है अभी, मोड सोल्व करना काफ़ी ईजी है। आपने हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, इंटरवल जीरोज़ की बजाय 30 से शुरू था, तो हम लोग शुरू में क्या बनाते हैं भी यहाँ पर किंक आपने भी एक बॉक्स की ही बनानी है, तो वो बाकी के बॉक्स अपने इंटरवल शुरू कर देने हैं। क्लियर है? फिर आता है भी हमें स्टेप डेविएशन मेथड से मीन को सोल्व करना है। हमें इंटरवल दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करते हैं भी, काफ़ी ईजी होता है। सबसे पहले जो हमारे पास इंटरवल हैं उनकी मीन वैल्यू सोल्व करो, दोनों को प्लस करो, ओवर 2, 15/2 7.5। अब इसमें गैप कितना है अभी, 15 का, तो सभी में आपने 15 प्लस करके सभी वैल्यूज़ आगे की आगे ऐसे लिख देनी है। क्लियर है? अब इनमें से कोई भी एक वैल्यू आप लोग चूज़ कर सकते हैं। मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ, ये ए हो गई, कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ये है उसने फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, हमने वो यहाँ पर शो कर ली। फ्रीक्वेंसी का आप लोगों ने सम करके रख लेना है। अब ये जो हमने ए वैल्यू की थी सिलेक्ट, वो सभी एक्स की वैल्यू से हमने माइनस करनी है। सबसे पहले 7.5 माइनस 37.5, ये आ गया -30। 22.5 में से माइनस किया, ऐसे सभी में से माइनस करके हमारे पास डी के आंसर आ जाते हैं। अगर शॉर्टकट मेथड होता तो हम लोग डी तक ही सोल्व करते, फिर हम लोग एफ इंटू डी करते। स्टेप डेविएशन में क्या है, हमें देखना है कि डी की सभी वैल्यूज़ का कॉमन फैक्टर क्या है। तो भी अब हमें यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका क्या बना, भी 15 के साथ सभी डिवाइड हो रहे हैं हाईएस्ट, तो सभी को हमने 15 के साथ डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी। नाम रखने हैं भी, कई बुक वाले इसको UI शो कर देते हैं, DI- लिख देते हैं, आप लोग इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, हम यहाँ पर टी मान लेते हैं। ठीक है, अब इन सभी को 15 के साथ डिवाइड किया तो ये आंसर आ गए। अब हमें F इंटू टी करना है, ये इंपॉर्टेंट है अभी। फ्रीक्वेंसी के साथ अब टी को मल्टीप्लाई करो, जैसे 3 इंटू 2, ऐसे ही 4 इंटू -1, 7 इंटू 0, 6 इंटू 1, 8 इंटू 2 और 2 इंटू 3, ये सभी यहाँ पर आंसर हमारे बन चुके हैं। अब इनको आप लोगों ने प्लस करना है, ध्यान रखना, माइनस वाली वैल्यूज़ को पहले ऐड कर लेना, ये बन गया -10। प्लस वाली वैल्यूज़ को भी आप लोगों ने सेपरेटली ऐड कर लेना, ये बच गया अभी आपका +28। अब +28 -10, तो ये क्या बचेगा अभी आपका प्लस के यहाँ पर बच गए 18। ठीक है, अब ये फ्रीक्वेंसी का सम आ चुका है और समेशन ऑफ दी एफ इंटू टी आ चुका है। अब मीन का भी मेन फार्मूला अप्लाई करेंगे। मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ टी बाय समेशन एफ इंटू जिस वैल्यू के साथ आपने यहाँ पर डिवाइड किया था 15, वो वैल्यू लगेगी। समेशन एफ टी है अभी हमारा 18, समेशन एफ है अभी हमारा 30, ये यहाँ से कैंसिल होगा, ये यहाँ पर कैंसिल हुआ, तो ये दोनों प्लस करके हमारे पास मीन आ जाएगा। क्लियर है अभी? तो ये आपका मीन का स्टेप डेविएशन मेथड यहाँ से हो गया है। अगर शॉर्टकट मेथड हो तो ये टी वाला कॉलम आपने नहीं सोल्व करना, फिर एफ इंटू डी ही आप लोगों ने सोल्व करके
आगे यहाँ पर फार्मूले में ये टर्म को स्किप कर देना है, बाकी सेम फार्मूला ही आएगा। तो ऐसे आप लोग शॉर्टकट मेथड भी यहीं से ही सोल्व आउट करके देख सकते हैं। क्लियर है अभी? चलो आगे चलते हैं। अभी एक सम है जो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रहता है मीडियन सोल्व करने का। ठीक है, तो मीडियन के लिए हमें भी यहाँ पर इंटरवल दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसी दी गई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। हमें सबसे पहले भी CF निकालनी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमने सबसे पहले यहाँ पर सोल्व किया। वो कैसे सोल्व करते हैं? फ्रीक्वेंसी, फिर इसमें इसको करोगे ऐड, ये आ गया, फिर इसमें इसको ऐड करोगे, ये वैल्यू आ जाएगी, इसमें इसको ऐड करोगे, ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे सभी को आपने प्लस करते करते आगे के आगे वैल्यूज़ लिखते जाना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको आपने यहाँ पर प्लस करके आंसर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 200 हमारी जो है वो लास्ट वैल्यू, वो सभी फ्रीक्वेंसीज का सम भी वही होता है। तो ये हमारे पास 200 आ चुका है। अब हम एक यहाँ से 1 बाय 1 सभी चीज़ों को सोल्व करते हैं। मीडियन सोल्व करना है सबसे पहले, तो मीडियन के लिए पहले क्या करेंगे भी, ये n की वैल्यू थी 200, n/2 करेंगे, दैट इज़ दी 100। अब 100 से जस्ट अबव वाली हमने फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, CF की वैल्यू। ठीक है, तो 100 से अबव है हमारी 135, क्योंकि n/2 हमारा आ गया था अभी 100, तो जस्ट अबव दी 100 CF की वैल्यू है अभी 135। इसका मतलब हमारा मीडियन इस इंटरवल के बीच होगा 50 to 60। ठीक है, और साथ में भी आप लोगों ने भी यहाँ पर ओजिव भी ड्रॉ कर लेना है। अब देखो ओजिव हमने कैसे बनाना है उसको ध्यान से सुनो। ठीक है, ओजिव बनाने के लिए हमने क्या करना है, तो ओजिव बनाने के लिए भी आपको इंटरवल्स के भी जो यहाँ पर भी मतलब इंटरवल के भी जो आपके भी यहाँ पर भी मतलब अपर लिमिट्स हैं वो यूज़ करनी है। ठीक है, 10 के सामने और CF यूज़ करनी, फ्रीक्वेंसी का इसमें कोई काम नहीं है। ठीक है, अपर लिमिट यानी कि 10 के सामने कितनी वैल्यू आएगी, 5, ये पॉइंट लग गया। ठीक है, 20 के सामने है अभी हमारी 12, तो 20 के ऊपर यहाँ पर भी 12, यहाँ पर उसने 20-20 का गैप रखा है, अभी एक बॉक्स को 20 माना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यूज़ यहाँ पर बन जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब इसके मिड में होगी भी यहाँ पर कहीं वैल्यू, ये है 30, और इसके यहाँ पर भी मिड में वैल्यू होगी कहीं पर 10। ठीक है, और एक जो छोटा बॉक्स है सबसे छोटा, उसकी वैल्यू 2 बन जाएगी। अगर हम 10 छोटे बॉक्स को 20 मान रहे हैं तो एक छोटे से बॉक्स की वैल्यू 2 बन जाएगी। तो 12 के लिए मिड में से ऊपर एक बॉक्स आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसकी वैल्यूज़ लगा सकते हैं। ऐसे ही फिर भी अगला आएगा। ठीक है ना, ये है 30 के सामने है अभी हमारा 23, 20 के ऊपर लगेगा। ठीक है, फिर हमारा 40 के ऊपर है, दैट इज़ दी 43। ऐसे आपने 1 बाय 1 सभी पॉइंट्स को यहाँ पर लगाकर फिर इसको फ्री हैंड के साथ ज्वाइन कर देना है, 0 से शुरू होते हुए। ठीक है, 0 से शुरू होते हुए आपने इसको फ्री हैंड के साथ इसकी शेप को ड्रॉ करना है। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस में बिल्कुल नहीं जोड़ना, फ्री हैंड के साथ इसको जोड़ देना, सिंपल है। क्लियर है अभी? अब जो हमारी भी यहाँ पर n/2 आई थी भी, दैट इज़ दी 100 CF आई थी। ठीक है, तो आपने भी यहाँ पर CF वाली साइड पर भी 100 के सामने एक लाइन बनाकर देखना है कि वो आपके ओजिव को कहाँ पर करती है इंटरसेक्ट। उसको नीचे अगर आप लोग यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो नीचे वो जिस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट होगा वहाँ से आपको मीडियन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगी। तो ये आपकी भी अप्रोक्सीमेटली 53 और 54 के बीच कुछ वैल्यू बन रही है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर 53 आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसने कहा था कि नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोरिंग मोर देन 65% मार्क्स। अब मार्क्स की बात हो रही है, अभी मार्क्स हमारे यहाँ पर हैं नीचे, तो 65 यहाँ पर है, तो 65 से भी एक आपने ऊपर को ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचनी है। ठीक है, ऊपर को भी जब आप लोग यहाँ से एक लाइन को खींच कर भी यहाँ पर इंटरसेक्ट करवाएंगे स्केल के साथ प्रॉपरली, फिर उसको दूसरी साइड हमें ये देखना है कि वो कहाँ पर इंटरसेक्ट होती है। यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई भी 140 से ऊपर है, 150 से ऊपर है, 150 से भी ये 2 पॉइंट ऊपर है, तो ये बन गई 154। तो 154 यहाँ तक बच्चे हैं, टोटल बच्चे हैं भी 200, तो इसके ऊपर फिर कितने बचे, 200 माइनस 154। उसने पूछा था मोर देन 65%, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट पास, पासिंग मार्क्स है अभी हमारे 35, तो हम लोग यहाँ पर भी 35 यहाँ पर है वैल्यू, तो 35 से ऐसे ही सिमिलरली ऊपर
यहाँ पर इंटरसेक्ट कर कर सामने देखेंगे भी कितनी वैल्यू है, तो ये अप्रोक्सीमेटली भी हमारी 30 के आसपास आ रही है, 30 से एक पॉइंट ऊपर है तो 32। तो 32 बच्चे भी इसके नीचे हैं, तो यानी कि वो सभी पास नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे आप लोगों ने भी ध्यान से रीड आउट करना है क्या पूछा है। तो आप लोग सिंपली भी यहाँ पर ओजिव बनाएं, ओजिव बनाने की प्रैक्टिस करो। ओजिव अगर आपको भी बनाना आ जाता है तो आप वहीं से सभी आंसर्स को सोल्व आउट कर सकते हैं। इतना क्लियर है अभी। इसके आगे अभी हमारी प्रोबेबिलिटी में से कुछ सिंपल सी प्रॉब्लम्स, ये भी आप लोगों ने ध्यान से सुननी है। ए बैग कंटेन दी 25 कार्ड्स, नंबर दिए गए हैं अभी 1 to 25। एक कार्ड हमने वहाँ से रैंडमली यह सिलेक्ट करना है, मल्टीपल ऑफ द 5 हो, परफेक्ट स्क्वायर हो या फिर प्राइम नंबर हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें सोल्व आउट करनी है। मल्टीपल ऑफ द 5 होते हैं वो सभी आपने पहले शो कर देने हैं, 5, 10, 15, 20, 25। कितने नंबर बने भी टोटल 5, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 5/25। तो ये हमारा कैंसिल करके 1/5 आ गया। परफेक्ट स्क्वायर यानी कि जिनका स्क्वायर रूट हो जाए, जैसे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का और 5 का, ये भी 5 नंबर बने हैं, तो ये भी आ गई भी आपकी 5/25। प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, 25 तक यही आते हैं टोटल 9 नंबर, तो ये बन जाएगी 9/25। ठीक है भी। तो ऐसे आपने सिंपली, आपको आइडिया हो कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, तो ईजिली आपका आंसर यहाँ से बन जाएगा। क्लियर है अभी। ऐसे भी एक ये भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है कि एक हमें वर्ड दिया गया है अभी हाउस वार्मिंग, इसमें से हमने एक लेटर को सिलेक्ट करना है, वोवल आने के चांस कितने हैं। अब इसमें आपने वोवल देखने हैं अभी इस वर्ड में कितने यूज़ हुए हैं, तो वोवल भी इसमें O, U, E, A, I सभी वोवल्स हैं, 5 के 5। तो कितनी प्रोबेबिलिटी बन गई भी 5 डिवाइड में जितने टोटल हैं ये लेटर्स, ठीक है, तो टोटल ये हैं भी हमारे 12, तो ये आ गया 5/12। फिर लेटर ऑफ द वर्ड स्विंग, ठीक है, इसमें कितने हैं 6 लेटर्स हैं, ठीक है, इसमें 6 लेटर्स हैं और ये बन गया 6/12। सिंपल है। लेटर्स जो वियर के ना हों, इसके भी मत अलावा जितने होने चाहिए, वियर को हमने छोड़ देना है, यानी कि W, E और A, R को यहाँ से छोड़ दें, W, E, A और R को छोड़ दें, बाकी के भी 8 बचेंगे, ये 4 और ये 4, तो ये बन गए भी ये वाले हमारे 8 रिमेनिंग बचे हैं, तो कितनी प्रोबेबिलिटी बच गई भी 8/12 यानी कि 2/3। ठीक है भी। तो ऐसे भी आप लोग ईजिली इन सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट कर सकते हैं। सो आपने भी इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अभी प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर पेपर अच्छा होगा। साथ में मैं आपको एटलीस्ट 2 प्रॉब्लम हर चैप्टर में से होंगी। एक PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको डाउनलोड करो, उसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, ये भी सभी क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस करो, तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही चैनल पर मिलने वाले हैं।